one semiconductor which is mostly used in all the semiconductors and the basic ideas. Sir, यही हमने पढ़ा था. ओके, सो आपको मैंने पिछली बार ही बोला था कि वो पर्टिकुलर लेक्चर एक ट्रांजिशन है ना. सो व्हाई वाज इट ट्रांजिशन? व्हाई डिड वी कीप इट एज ट्रांजिशन? Transition, sir, as we read about the methodology, MDI methodology. So that MDI methodology is actually based on these semiconductors. Like हमने पावर सिस्टम पढ़ा था, तो वहाँ पर जो पावर सप्लाई होती है उसमें सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं. हमने एनाटॉमी ऑफ ए फोन पढ़ा था, वहाँ पर हमने कैमरा पढ़ा, प्रोसेसर्स पढ़ा. तो सब जगह जो है जो सेमीकंडक्टर्स है वो यूज होता है. ओके, तो पहले हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लिया, एक ग्राउंड व्यू ले लिया, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली. ओके, गुड. चलिए ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा, लेट अस स्टार्ट विद द थिंग कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स, इन फैक्ट द मटेरियल्स. तो थोड़ा सा हम उसका देखेंगे, थोड़ी सी वो चीज़ें जो आपने ऑलरेडी देखी होंगी इन योर 11th-12th. आई डोंट नो, हमारे ज़माने में 12th में हुआ करता था, आज पता नहीं 10th में भी हो सकता है. जो कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे अभी, एक्चुअली एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द मटेरियल, है ना. जैसे हमने पिछली बार ही बोला था, वी डील विद सिग्नल्स इन अ वे. इन सिग्नल्स को हमें जो चीज़ इन सिग्नल्स पे ऑपरेट करते हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टम्स. सो व्हेनेवर देयर इज अ सिस्टम, यू हैव इनपुट, इट इज़ अ सिग्नल, यू हैव आउटपुट, इट इज़ आल्सो अ सिग्नल. अब ये सिस्टम जो नॉर्मली ये किन चीज़ों के बने हुए होते हैं? डिवाइसेस. और वो खुद डिवाइसेस किस चीज़ के बने होते हैं? सम टाइप ऑफ मटेरियल्स. और इन मटेरियल्स की क्या चीज़ें हम ओवरऑल कोई भी इंजीनियरिंग हो, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी मैकेट्रॉनिक, एनी इंजीनियरिंग, वहाँ पे जो बेस आपकी होती है, हम किन चीज़ों पे काम करते हैं, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, जैसी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हो, तो हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं. फिर उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके वी डू डिफरेंट थिंग्स. जो हम आविष्कार करते हैं वो असल में मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं. तो हमेशा दिमाग में रखना कि मटीरियल जो है ना, मटीरियल में जो प्रॉपर्टी डाली हुई है अल्लाह ताला ने डाली हुई है. ठीक है, सो इंजीनियरिंग शुड नेवर गेट अस अवे फ्रॉम गॉड. व्हाई? क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं हमें लगता है ओहो ये तो सारा हम रोबोट बनाएंगे, एआई बनाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है. मगर एक चीज़ हमेशा हमें दिमाग में रखना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी असल में ये मटीरियल में है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को इस मटीरियल में डाला किसने है? तो अल्लाह ताला ने डाला हुआ है. तो अगर वो एक दिन इस मटेरियल से कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी छीन लेगा, जैसे सेमीकंडक्टर से जो कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी वो छीन लेगा, खत्म सारा. सो इट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स दैट हैज बीन गिवन टू देम बाय गॉड, जिसकी वजह से सारे हमारे सिस्टम्स चलते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हो, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हो, सिविल सिस्टम्स, काफ़ी चीज़. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. अब ये मटेरियल की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है और हमें कौन सी देखनी है? पिछली बार जो ट्रांजिशन वाला लेक्चर है वहाँ पे हमने देखा कि ये चीज़ हमें कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मटेरियल्स की. और वो कौन सी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल? दैट इज कंडक्टिविटी, रो. ठीक है, कि आपके पास जो रेजिस्टिविटी है या कंडक्टिविटी, इसका उल्टा बोलो, तो एक पर्टिकुलर मटेरियल का कितना होता है. तो हमने बोला हमारे पास होते हैं या तो फुल कंडक्टर्स एक साइड से, और दूसरे साइड से होते हैं हमारे पास इंसुलेटर्स. क्या होती है इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टी? कि जब हम इस पर्टिकुलर इंसुलेटर को लेते हैं, ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक हम लेंगे और इसके अक्रॉस अगर हम एक वोल्टेज देंगे, लेट इट बी वेरिएबल, so there won't be any current moving through this particular block as we increase the voltage. So हम बोलेंगे इसकी कंडक्टिविटी कम है, यानी कि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, we keep it as insulator. इसी तरीके से अगर हमारे पास फुल कंडक्टर है, तो ये अब जो हमारे पास ये स्पेसिमेन है, इट इज़ नाउ फुल कंडक्टर. तो जो ही हम यहाँ पे वोल्टेज स्टार्ट करेंगे देना, जीरो क्या है, 0.1 से ही, सो करंट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे, या जो भी वो एनर्जी फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इस चीज़ को हमें देखना है, असल में समझना हमें है बीच वाले को, दैट इज़ सेमीकंडक्टर्स. क्योंकि इसको भी हमने डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर्स के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि इसकी वजह से हमारे डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स बने, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया. तो
हमने बोला कि सेमीकंडक्टर्स में ये जो प्रॉपर्टीज है हमें देखनी है, ऐसा क्या है। तो हमने बोला कि हाँ, सेमीकंडक्टर्स में ऐसी प्रॉपर्टी है कि वी कैन टेलर इट्स व्हाट, इट्स दिस, इट्स कंडक्टिविटी और इट्स कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये सारी मिक्सड टर्म्स है, अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, सो वी कैन टेलर इट, टेलर मतलब वी कैन मॉड्यूलेट इट, वी कैन चेंज इट, सो वी कैन हेल्प द सेमीकंडक्टर गो टुवर्ड्स इंसुलेटर साइड और वी कैन हेल्प इट टू गो टुवर्ड्स फुल कंडक्टर साइड। और उसकी वजह से जो है हम डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमने कंट्रोल कर सका इसकी कंडक्टिविटी को, इन एसेंस व्हाट वी कंट्रोल, इफ आई कैन कंट्रोल करंट मीन्स आई कैन कंट्रोल वोल्टेज। सो जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं डिफरेंट, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन हो, चाहे वो हमारे पास कम्युनिकेशन हो, तो वहाँ पे जब हम मैक्सिमली देखते हैं, हमारे जो मैक्सिमली सिस्टम्स होते हैं उनका यही काम होता है कि एक सिग्नल आ रही है, दूसरी सिग्नल जा रही है। सो इंटरनली व्हाट इज बीइंग डन, देयर इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल वी आर dealing with, we are playing with voltage, we are playing with currents, we are playing with resistivity, resistance, और इसी की वजह से हमारी चीज़ें बनती है और वही हमारे यहाँ पे काम है। लेकिन मसला ये है कि इसको समझने के लिए थोड़ा हमें डाइवर्ज होना पड़ेगा, थोड़ा नीचे नीचे मतलब हमें एटॉमिक लेवल पे आना पड़ेगा। सो सबसे बेसिक चीज़ जो हमारे पास है, अगेन इट विल बी टाइप ऑफ रिफ्रेशमेंट फॉर यू, कि जो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन एटम, है ना, एक एटम हाइड्रोजन, जिसमें आपके पास न्यूक्लियस है और उसके बाद उसमें बेचारे में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन हम ले रहे हैं, ये हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 1। तो एटॉमिक नंबर इक्विवेलेंट टू के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसमें एक शेल होगी और उसी में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब हमें देखना है कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, व्हाट इज द एनर्जी ई रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। वो कितनी होती है, वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपने पहले देखा होगा। क्यों होती है माइनस में ये, क्योंकि हमें असल में इसको एनर्जी ये देगा नहीं, हमें इसको एनर्जी देनी है सो दैट वी कैन गेट इट आउट ऑफ इट्स शेल। अगर मैं इसको अपनी शेल से बाहर निकालूं उसके लिए मुझे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको देने हैं, दैट इट कैन बी इवैक्यूएटेड आउट ऑफ इट्स शेल, दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव। अगर ये खुद एनर्जी दे रहा होता तो इट वुड हैव बीन पॉजिटिव। ठीक है, दैट इज व्हाई जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हो रहा हो, गोल गोल कर रहा होता है इस पर, जो भी आप मॉडल लो उसके हिसाब से, सो इट हैज़ एन एनर्जी ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद नॉर्मली हम बोलते हैं, एक सवाल उठता है कि जो हाइड्रोजन हमारा है इट इज नॉर्मली डाई एटमिक। उसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम हाइड्रोजन को लेते हैं, किसी भी स्पेसिमेन में लेते हैं या हाइड्रोजन गैस को लेते हैं, ये कभी H वाले फॉर्म में नहीं होता, हमेशा किस फॉर्म में होता है, H2। दैट इज मीन्स हमेशा दो दो एटम मिला के हुए होते हैं और वो हम हाइड्रोजन को बनाता है डाई एटमिक। इसके एवज जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है दैट इज हीलियम। इसमें आपके पास न्यूक्लियस है, देन यू हैव द सेम शेल, अगर उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये हीलियम जो है इस में और हाइड्रोजन में एक ही फ़र्क है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, न्यूक्लियस को छोड़िए, तो बाकी जो हमारे पास यहाँ पे हम बोलते हैं जो हीलियम है इट इज़ मोनो एटॉमिक। यानी कि जब हम देखेंगे हीलियम को, हीलियम गैस लेंगे, ऐसा होता है कि अच्छा को न्यूजन भी है हीलियम। तो पहले हम ये समझेंगे ऐसा क्यों। सो इसके लिए आपको पहले एक कुछ पॉइंट्स याद रखने, उनमें से पहला पॉइंट ये है कि हमेशा जो दुनिया की हर एक चीज़ होती है, चाहे वो एटम्स हो या कुछ भी हो, सब कुछ एटम से ही बना हुआ है, वो हमेशा चाहते हैं कि वो हमेशा लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पे रहे, बिकॉज लोवेस्ट एनर्जी स्टेट जो होती है दैट हैज़ द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। So if you want maximum stability, your energy should minimize. You should have least energy. ठीक है, तो अब होता क्या है, अब आप फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन लेंगे तो ये हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में होगा। तो सो लेट अस सपोज देयर इज अ स्पेसिमेन और इसमें आपके पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, obviously they will be distributed the hydrogen। ठीक है, अब हम क्या करेंगे काम, जब हम इस हाइड्रोजन को देखते हैं, ये जब एनक्लोज्ड होता है कहीं पे या किसी भी फॉर्म में कहीं पे होगा, सो होता क्या है, जो ही आपके पास दो हाइड्रोजन एटम्स
एक दूसरे के करीब आते हैं। सो एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्जड पार्टिकल है तो ये इलेक्ट्रॉन भी चार्जड पार्टिकल, बिकॉज दे आर मूविंग, दिस इज आल्सो मूविंग। यहाँ से आपके पास न्यूक्लियस है, यहाँ से आपके पास न्यूक्लियस है, सो ऑब्वियसली देयर विल बी इंटरेक्शंस। जब हमने इसको अलहदा रखा था एक एटम को, तो तब हमने बोला था कि जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है टोटल, दैट इज E इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, नज़दीक लाए हमने दो हाइड्रोजन एटम्स, तो क्या होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पर किसका असर होगा? इस पर नॉर्मली जो असर होता है वो न्यूक्लियस का होता है, ठीक है। वो जो हम क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं वहाँ पे हम इसको बोलते हैं पोजिशन वेक्टर R। इसी तरीके से ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन है इस पर किसका असर होगा? अपने न्यूक्लियस का, और वहाँ पे हम यूज़ करेंगे पोजिशन वेक्टर R कैप और लाइक दिस। लेकिन जब हम इनको नज़दीक लाते हैं, चूंकि चार्जड पार्टिकल्स सारे हैं, तो अब इस इलेक्ट्रॉन पे किसका असर होगा? एक तो अपनी न्यूक्लियस का, और इस पे असर हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन का, और इस पे असर हो सकता है इस न्यूक्लियस का, ठीक है। सेम वे जो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे असर हो सकता है अपने न्यूक्लियस का, इस पे असर हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन का, और इस पे असर हो सकता है इस न्यूक्लियस का। इसका मतलब ये है कि जब हमने एटम को लिया था, हाइड्रोजन एटम को लिया था अलग से इंडिविजुअली, तो इस पर किसी चीज़ का असर नहीं था, तो इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसकी एनर्जी इतनी है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स अब आते हैं, जब ये आपके पास आ जाते हैं, दो एटम्स नज़दीक आ जाते हैं, तो ये जो ऑर्बिटल्स इसके हैं ये थोड़े से चेंज हो जाते हैं। सो अभी हमारे पास क्या हो जाता है काम, अगर हम देखेंगे एक सिंपल हाइड्रोजन एटम को इन टर्म्स ऑफ वो जो हमारे पास SPDF हाइब्रिडाइजेशन होती है, सो वी हैव ओनली वन लेवल, दैट इज 1s, ठीक है। 1s में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो यहाँ पे है। अब जब आपके पास दो हाइड्रोजन एटम्स आ गए, अब ये क्या करेंगे काम, अब यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल था, दिस इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। जब ये दो नज़दीक आ गए, अब मसला ये डायटोमिक क्यों बनेगा, ये एक दूसरे के साथ आके भाई इट विल बी डायटोमिक, तो ऑब्वियसली हमें इस पे नज़र पड़ेगी कि क्या किसी तरीके से हमारी एनर्जी स्टेट जो है वो स्टेबलाइज तो नहीं हो रही है, यानी कि वो कम तो नहीं हो रही है, क्या वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम तो नहीं हो रही है, ताकि ये जो है ये मोर स्टेबल रहेंगे और इनमें कम एनर्जी होगी। वही होता है, और उसके पीछे वो पूरी क्वांटम थ्योरी है जिसमें हमें जाना ही नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो हमेशा होता ये है कि अगर हम लेंगे ऐसे, मैं खाली वो वेव फंक्शन का बोल दूंगा, इफ़ इट इज़ 5 1 r जो है वो इसका वेव फंक्शन है, उसके बाद ये जो हाइड्रोजन एटम है इसका है 5 2 r, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और बाकी चीज़ें हैं दे आर लीनियर, दे टेक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो हम टोटल बोलेंगे जो हमारे पास टोटल 5 आएगा, that will be the superposition of these two, that will be A times 5 1 r plus B times 5 2 r, यानी कि जो आपके पास अब वेव फंक्शन टोटल बनेगा, इट विल बी द इंटरेक्शन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ दिस प्लस द वेव फंक्शन ऑफ दिस बट मल्टीप्लाइड बाय सम कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अब ये कॉन्स्टेंट्स ए और बी कहाँ से आ गए? दे केम फ्रॉम दीज डिफरेंट इंटरेक्शन, इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ, इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ, इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ, इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ। अब उसके बाद होता क्या है, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना होता है और ये एक तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो उसके बाद क्या करें, इसको सॉल्व जब करते हैं वहाँ से भी इसकी एनर्जी निकलती है, वी गेट बैक द एनर्जी, ठीक है। सो आपके पास जब इसका सोल्यूशन होता है, इसका बाई वे सोल्यूशन होता है, यानी दोहरा सोल्यूशन, इसको दो सोल्यूशन निकलते हैं, यानी इसकी टोटल एनर्जी जो निकलती है, एक निकलती है E0 हो गया ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस डेल्टा E, और दूसरा निकलता है E इज इक्वल टू E0 माइनस डेल्टा E। दैट मीन्स असल में होता ये है कि जो ये एनर्जी अभी थी जो डिस्ट्रीब्यूटेड थी, असल में ये जो आपका ऑर्बिटल होता है ये एनर्जी लेवल आसान, ये तो आपको पता होगा, दैट इज एक्चुअली द एनर्जी लेवल, कि वहाँ पे कितनी एनर्जी है, तो उसी का हम नाम देते हैं बिकॉज इट इज क्वांटाइज्ड, और वो आपने पढ़ा होगा तो NH/2 द Pauli's exclusion principle, Heisenberg's uncertainty principle एंड अदर थिंग्स, ये उसी का निचोड़ है। सो हमें यहाँ पे पता चला अब कि आपके पास दो एनर्जी स्टेट्स हो सकते हैं। अब जब हम क्या करेंगे काम, अब हम इनको नज़दीक जब लाएंगे, तो एक
यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, और आपके पास अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं रहे, आपके पास अब कुछ और बन गया, दैट विल बी नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ये बन गया, अब ये दो न्यूक्लियस और आपके इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो या क्वांटम थ्योरी हो, उसमें आप इलेक्ट्रॉन की जो पर्टिकुलर पोजीशन है वो बोल ही नहीं सकते हैं। उसमें तो ये सारा प्रोबेबिलिस्टिक होता है कि कहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे भी ये प्रोबेबिलिटी है कि इस पर्टिकुलर घेरे में कहीं पे भी हो सकता है। अभी जो नीचे वाला है, अंदर वाला, सो इट इज ई नॉट माइनस डेल्टा ई, जो बाहर है दिस इज ई नॉट प्लस डेल्टा ई। ठीक है, या हाँ, और अब जो ये इलेक्ट्रॉन आपके पास है टोटली कितने हैं, दो। अब आपके पास फिर से अब ये जो बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बन गया आपके पास 1s, अभी 1s2 बन गया। ठीक है, तो आपके पास लेकिन दो है, एक आपके पास बीच में है ई नॉट, ऊपर वाला है ई नॉट प्लस डेल्टा ई, और नीचे वाला है ई नॉट माइनस डेल्टा ई। अब ओब्वियसली जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ जा सकते हैं। अब आपके पास क्योंकि दो क्वांटम स्टेट्स बन गए, ठीक है, यहाँ पे आपके रह सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे रह सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि आपके पास टोटल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब क्योंकि आपको पता है जो 1s होता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ये पार्शियली फिल्ड है ना, इसमें दो जा सकते थे लेकिन इसमें एक ही है। तो अगर जब हमने दो मिलाए तो उनके कितने बनते हैं, चार। ठीक है, अब इसीलिए जो अब ये सेपरेट हो गया, तो अब आपके पास दो इसमें जा सकते हैं और दो इसमें जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि होगा क्या, जो अगेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी पाने के लिए हमेशा एनर्जी स्टेट क्या रखी जाएगी, नीचे वाली। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ये नीचे वाले को पकड़ेंगे। तो पहले हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ, दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन सॉरी वो यहाँ रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या पकड़ेंगे, दिस स्टेट दैट इज ई नॉट माइनस डेल्टा ई। अब ई नॉट माइनस डेल्टा ई क्या है, इज दैट इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इज दैट ग्रेटर देन दिस, इट इज ऑब्वियसली लेस देन। यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होना, अगर मैं करूँगा सर -13.6 माइनस करूँगा फिर और डेल्टा ई, तो ये मत हो जाएगा बड़ा, क्योंकि ये माइनस माइनस दोनों है। तो और ज़्यादा होने का मतलब है और नेगेटिव टाइम्स ज़्यादा, तो इसका मतलब है और स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो हमेशा चूंकि मटेरियल चाहता है स्टेबलाइज रहना, इसीलिए अलग अलग रहने से बेहतर है इनका डायएटॉमिक रहना। इसलिए आपके पास जो हाइड्रोजन होता है इट इज़ नॉर्मली डायएटॉमिक इन नेचर। अच्छा, इसके इवज जो हमारे पास हीलियम है, तो हीलियम जो है दैट इज मोनो एटॉमिक। वाई, क्योंकि हीलियम में अगर फिर से अब हम हाइड्रोजन दो एटम नहीं लेंगे, अब हीलियम एटम लेंगे, दो हीलियम, यहाँ पे हीलियम है, दूसरा हीलियम, ये आ गया। क्योंकि इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन। चलो ये नज़दीक लाए हमने, फिर से इंटरेक्शन हो गई, इसके साथ इंटरेक्ट, ये इसके साथ इंटरेक्ट, ये इसके साथ इंटरेक्ट, इसकी भी अपनी इंटरेक्शन यहाँ से, इसकी भी इंटरेक्शन यहाँ से है, और इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनाने की कोशिश की, ठीक है, अपनी इंटरेक्शन की वजह से। और वहाँ पे भी हमें आ गया, एक आ गया हमें ऊपर वाला और नीचे आ गया दूसरा वाला, यानी कि एक आ गया हमें ईज का, क्योंकि इसमें भी हम हमारे पास यही है, इसका 1s2 है और वहाँ पे भी उसका 1s2 है, यानी कि इसका 1s2 है, इसका भी 1s2 है। ठीक है, तो टोटल में आपके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो दो ही बनेंगे। अब यहाँ पे लेकिन मसला ये है कि क्योंकि आपके पास चार इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे, बाहर वाले में। ठीक है, मीन्स दो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको ई नॉट प्लस डेल्टा ई मिलेगा, और जो दो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ई नॉट माइनस डेल्टा ई मिलेगा। और जब हम एडिशन करेंगे तो वो टोटल फिर से कितना आ जाएगा, दैट विल अगेन कम आउट टू बी 2 ई नॉट। तो पहले कितना था, 2 ई नॉट, क्योंकि इसका अलग से हीलियम का, इसका अलग हीलियम का, जब हम देखेंगे सो इट विल बी ई नॉट एंड ई नॉट इज 2 ई नॉट। अब इंटरेक्शन करके भी आपके पास जब आपके इलेक्ट्रॉन्स देखे जाते हैं उनको तो कंप्लीट फिल करना है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स है और आपके पास 2 एस शेल्स हैं, सो यू विल हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स टू बी फिल्ड अप। तो आपके पास जो दो होंगे उनको एनर्जी मिलेगी ई नॉट माइनस डेल्टा ई, और दो जो है उनको एनर्जी मिलेगी ई नॉट प्लस डेल्टा ई। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो फिर से वही 2 ई नॉट आएगा जितना इनको था जब ये अलग थे। तो इसका मतलब है इनको इकट्ठे रहना ही क्यों है। तो इसीलिए जो हीलियम आपका है क्वांटम थ्योरी के हिसाब से ये डायएटॉमिक नहीं होता, ये मोनो एटॉमिक होती है, क्योंकि इसमें कोई एनर्जी में स्टेबिलिटी आती नहीं है मिलने से। ठीक है, तो वही चीज़ें जो है वो बॉन्ड्स बनाते हैं या मिलते हैं जिनमें एनर्जी की स्टेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि एंट्रोपी किसी तरीके से कम होगी या
आपके पास जो एनर्जी है, सो एनर्जी विल बी रिड्यूस्ड। ठीक, अब इसके बाद ये तो हो गया हाइड्रोजन हीलियम। अब हम देखेंगे थोड़ा आगे, अगर हमारे पास होगा कोई मेटल, ये तो हमने दो गैसेस लिए थे, ठीक है, हाइड्रोजन भी गैस है, हीलियम भी गैस है। अब हम कोई मेटल लेते हैं, लेट अस सपोज हम सोडियम लेंगे, सोडियम इज अ मेटल। तो सोडियम जो है, सोडियम का क्या है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियॉन सोडियम प्रत्येक क्षेत्र 10 का 11, ठीक है ना, 11। तो अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हो गया 1s2 2s2 2p6 6 9 3s1, ठीक है। सो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसका मतलब है अगर हम सोडियम एटम को देखेंगे, इसमें कुछ ऐसे होगा, पहले यू विल हैव न्यूक्लियस ऑफ सोडियम, देन यू विल हैव समथिंग, रियलिटी नहीं क्योंकि इसको तो डिफरेंट तरीके से दिखाते हैं, मैं आप ऐसे ही दिखाता हूँ, ठीक है। शेल्स में लेट अस सपोज ये एस की शेल है पहले, सो ये 1s की शेल है, इसमें दो होंगे अपने, देन उसके बाद ये 2s की हो गई, इसमें दो होंगे s वाले और p वाले 6 होंगे, एंड देन यू हैव द लास्ट शेल, तो इसमें हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एंड दिस विल बी थर्ड शेल, ऑर्बिटल्स इसके अंदर होंगे, दूसरी शेल और ये पहली शेल, ठीक है। अब यहाँ पे मसला ये है कि क्या हमारे पास अगर हम बोलते हैं यहाँ पे ये है फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल, दिस इज थर्ड शेल, एंड ऑन द बेस ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे ये 1s2 और फिर 2s2 2p6 और उसके बाद 3s1। क्या और आगे शेल्स इसमें होंगे, ये खाली वो शेल होगी जो जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में होता है? द आंसर इज कि बाकी शेल्स भी बराबर होंगे। कहाँ तक होंगे? बराबर इन्फिनिटी तक होंगे जितने होने हैं इसको, ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सकता है आपका एटॉमिक नंबर या जितना साइंटिस्ट ने देखा हुआ है। क्यों होंगे? क्योंकि एक्चुअली ये चीज़ कुछ है ही नहीं। वट आर दे आर एक्चुअली एनर्जी स्टेट्स। ये खाली वो चीज़ें हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर ये अगर ये ऊपर जाएगा तो जाएगा कहाँ? क्योंकि क्वांटम थ्योरी बोलती है कि ये कोई कंटिन्यूम नहीं है। तो द एनर्जी इज इन पैकेट्स, इट इज इन द फॉर्म ऑफ NH/2 पाई। तो ये हमेशा आपके पास जो भी इनको एनर्जी मिलेगी तो ये जाएंगे यहाँ, या ये जा सकता है यहाँ, या ये जा सकता है यहाँ, या ये जा सकता है यहाँ। सो एवरीथिंग इज क्वांटाइज्ड। सो ये कभी बीच में नहीं रह सकता, देयर इज नथिंग लाइक बीच, ठीक है। सो ये ऑलरेडी क्वांटाइज है कि कौन कौन सी एनर्जी लेवल्स होंगे। तो हम बोल सकते हैं एनर्जी लेवल्स तो कहीं तक भी हो सकती है। अब हमारा बेसिक मॉड्यूल यहाँ पे है कि हाँ, जो हमारे पास हाईएस्ट अभी ऑर्बिटल है, यानी कि हाईएस्ट क्वांटम स्टेट जो अभी रखी हुई है, जो हमारे पास फील्ड है, दैट इज द 3s1, एंड इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल्ड, क्योंकि s में आपके पास कंप्लीट फिल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, लेकिन ये पार्शियली फिल्ड है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसको देखेंगे इन अ वे जिसको हम बोलते हैं, सो एनर्जी डायग्राम हम बोलते हैं, लेट अस सपोज ऐसे, यहाँ से जो ये है, दिस इज डिस्टेंस नॉर्मली नोन एज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से हम देंगे ये एनर्जी है। ये एनर्जी यहाँ पे बहुत माइनस से स्टार्ट होता है, माइनस समथिंग, लेट अस सपोज -30, और यहाँ ऊपर जो है इट मूव्स टू अ पॉइंट दैट इज 0, ठीक है। और इसी में हमने -13.6 लिया था कोई, जो हमने बोला था हाइड्रोजन एटम का एटम की इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है। 0 का मतलब पता है क्या होता है? 0 का मतलब हो गया इट इज नॉट बाउंड, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है दैट इज नाउ नॉट बाउंड टू द न्यूक्लियस, उस वक्त हम उसको बोलते हैं उसकी एनर्जी 0 हो गई, यानी कि उसको अब एनर्जी उतनी मिल गई कि अब वो फ्री हो गया। अब उसको अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी वो अब फ्री हो सकता है, इट कैन बी, इट इज नाउ आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ इट्स न्यूक्लियस। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यहाँ से, तो नॉर्मली हम ग्राफ्स में यहाँ से आते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हमें ग्राफ्स में यहाँ से आना है। क्यों? सबसे पहले हम सोडियम को लेंगे अलग से, सोडियम बिचौरे थे अलग अकेला, जैसे हमने हाइड्रोजन एटम को अलग लिया था। तो उस वक्त क्या होगा, इसका हिसाब किताब बराबर होगा ऐसे ही, एक एनर्जी लेवल होगी 1s2, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 क्वांटम स्टेट्स। उसके बाद होगी 2s, उसमें भी होंगे 2 क्वांटम स्टेट्स। उसके बाद होगा 2p, उसमें होंगे 6 क्वांटम स्टेट्स, क्योंकि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं।
और उसके बाद हमारा है 3s, उसमें अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या उसके बाद हमारे हैं, ऑब्वियसली हैं ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। 3s के बाद क्या आ जाएगा, 3p, उसके बाद आएगा 4s, उसके बाद आता है 3d, ठीक। सो और भी आगे बहुत सारे हो सकते हैं। अब मसला है जो ये सोडियम एटम हमारे पास यहाँ पे है, ये तो ऐसे है। कब, जब हमारी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत दूर है, इसका मतलब एक सोडियम एटम यहाँ है, दूसरा सोडियम एटम यहाँ है। अब जब हम इनको नजदीक 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 लाएंगे, ठीक है, व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली थिंग्स लाइक दिस विल हैपन। देखो क्या होगा, पहले चूंकि अभी जो हाइड्रोजन एटम और हीलियम एटम था वहां पे था एक ही शाल, यहाँ पे तो बहुत सारे, यहाँ से एक शाल, दो शाल, तीन शाल, अगर ऑर्बिटल्स के हिसाब से बोलेंगे तो बहुत सारे हैं। तो अगर हम शाल के हिसाब से ही देखेंगे तो चूंकि ये दूर दूर, अब नज़दीक थोड़े लाए तो पहले दो शेल्स ये हो गए ऐसे, इसमें भी पहले दो शेल्स ऐसे ये हो गए, और तीसरे ने इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वाई, ऑब्वियसली बिकॉज जो आपके पास लास्ट वाले शेल में है वो न्यूक्लियस से दूर है, तो वही है ना दूसरे के नज़दीक। तो ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, इट विल हैव द फर्स्ट इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेकंड एटम। तो आपके पास कुछ ऐसा मामला बनेगा, यानी कि इसने किया स्टार्ट, यानी कि ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनकी इंटरेक्शन की वजह से अब ये पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर से बन गया, ठीक है। अब अगर हम इनको और नज़दीक लाएंगे तो और नज़दीक लाने के मामले में क्या होगा, जो नीचे वाली शेल है इसमें ये भी स्टार्ट करेगा और इसमें भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जो ऊपर वाली है जिसमें अभी कुछ है ही नहीं, ठीक है, अभी तो हम ऐसे बोल नहीं सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इंटरेक्शन क्या होगा, लेकिन हम ये सोचेंगे कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते तो वो इससे भी पहले बने होते, तो वो इससे भी पहले गोल गोल किया हुआ होता, इन्होंने इंटरेक्शन किया होता, तो ये कुछ ऐसे बनता, ठीक है। अब जो पहले वाले आपके पास है 4s 3p 3d वाले हैं, सो ऑब्वियसली जो ही एटॉमिक डिस्टेंस थोड़ी दूर ही होगी उन्होंने इंटरेक्शन करना स्टार्ट किया होगा। जो ये और नजदीक हो जाएंगे तो नीचे 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 वाले जो शेल्स है वो भी इंटरेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है कि जो आपके पास 1s2 2s2 और 2p ये फुली फिल्ड है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी अपने चार्म को पहुंच चुके हैं, तो इनको स्टेबिलिटी ठीक ठाक है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इंस्टेबिलिटी जो है वो किस में है, वो आपके 3s में, क्योंकि ये अभी फुली फिल्ड नहीं है, अभी इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए फुल फिल होने के लिए। अब क्या होता है काम, जब हम इसको देखेंगे और आगे आगे आगे, अब चूंकि यहाँ पे एनर्जी है, हम यहाँ से एनर्जी दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, जो यहाँ पे ये 3D है ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे टूटना स्टार्ट हो जाएगा, स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्यों स्प्लिट होगा, जो मैंने इससे पहले समझाया, ठीक है, कहाँ समझाया इससे पहले, यहाँ पे हमने ये स्प्लिटिंग देखा, इसको हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं आप केमिस्ट्री में, ये यहाँ पे हमने समझाया, ठीक है, कि जब सिंपली दो हीलियम एटम्स या हाइड्रोजन एटम्स आए थे तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, एक ये और दूसरा ये, और उसके बाद हम यानी कि असल में स्प्लिट हो गया, वही हमें यहाँ पे दिखाना है। तो बाहर वाला जो है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन होता तो वो भी स्प्लिट हो जाता है ऐसे, ठीक, अभी है नहीं छोड़ो, लेकिन ये पहले ही स्प्लिट होगा क्योंकि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पहले यहाँ है, दूर है, तो ये पहले ही स्प्लिट होगा, ये अभी चल रहा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, और थोड़े से नजदीक आ गए, अब ये भी यहाँ से स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कौन शेप्ड क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, जितना नजदीक 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 लाएंगे ना, ये जो इनकी दूरी है ना ये ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि आपके पास जितना इंटरेक्शन बढ़ेगा, जो आपके पास आर है जिसको होता है पोजीशन वेक्टर, ऑब्वियसली जो जो पोजीशन वेक्टर का है उसका जो आर है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी वजह से जो इसकी जो विड्थ है बिटवीन दीज टू इट विल आल्सो इंक्रीज, एंड 3p उसके बाद ऐसे 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 यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा ऐसे स्प्लिट होना, एंड देन 3s और नज़दीक पहुंचे तो ऐसे, क्योंकि ये जो आपके पास 2p 2s2 1s2 है ये ऑलरेडी फिल्ड, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आगे जाके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होके इन पे फर्क पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, मगर ये तो सेपरेट हो गए, तो ये यहाँ पे ऐसे सेपरेट, ये इसके साथ मिल गया तो ऐसे, या इसके साथ मिल गया ऐसे, इसके साथ मिल गया तो ऐसे ऐसे, तो दीज आर द लाइंस, यानी कि अब जब आपकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम 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 हो जाती है, आपको आपके जो ऑर्बिटल्स हैं, जो इनकी क्वांटम स्टेट्स हैं वो सेपरेट हो जाती है, हाइब्रिडाइज हो जाती हैं, और आपके पास अब बहुत सारे लेवल्स आ जाते हैं। अब मसला है कि
सोडियम जो आपके पास है इसमें क्या होगा, इस पर्टिकुलर 3s1 जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पर रह सकता है। जब हमने अलग सोडियम देखा था अलग से, ठीक है, तो हमने बोला इसके पास एक ही जगह रहने के लिए, दैट इज 3s1। लेकिन जो ही हम एक सोडियम का क्या बनाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे, सोडियम का ब्लॉक, ये जो मैंने किया ना इंटर एटॉमिक डिस्टेंस नजदीक नजदीक, इसका मतलब ये है कि मैंने एक सोडियम का सॉलिड लाया, यानी कि मेन्यू फॉर एग्जांपल हम दो तरीके से बोल सकते हैं। अगर फिजिक्स में बोलना है तो मैं सीधे बोलूंगा आई एम टेकिंग ए 1 सेंटीमीटर क्यूब फॉर एग्जांपल ऑफ ए सोडियम, एक ब्लॉक एक स्पेसिमेन लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो इसमें आपके पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो बहुत ही नज़दीक होगी, क्योंकि इसने अपना जो इसका ये है स्ट्रक्चर इसने वो बनाया होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो अगर हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल इन केमिस्ट्री, तो अगर मैं बोलूँगा फॉर एग्जांपल एक मोलर अगर हमने लिया सोडियम, दैट मीन्स कितना होता है एक मोल में 6 पॉइंट, यही होता है माइनस कहाँ होगा, एक +23 होंगे ना, इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना इसमें एक मोलर में, यही है ना 6.6 × 10⁻²⁵ ऐसा ही कुछ है, ठीक है। सो एक मोलर आटम में इतने सारे जो एटम्स है वो हमने लिए और उन सब सोडियम एटम्स को हमने सॉलिडिफाई किया और बहुत नजदीक लाया है। तब क्या होगा, देखो तब जो ये 3s1 था ना ये अभी एक लाइन थी, ठीक है। अब नजदीकी होने की वजह से स्प्लिट हो गया, यानी कि एक ऊपर गया एक नीचे गया। अब ये तो है एक 3s1, तो मैंने एक एटम की बात की, अब तो दूसरा भी आएगा, उसके बाद तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, इसमें तो इतने सारे हैं, तो हर एक अपने अपने हिसाब से क्या हो जाएगा, स्प्लिट 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 हो जाएगा। तो आपके पास ये जो सारे स्प्लिटिंग है, अब आपके पास ये एक लाइन नहीं रहेगी, इट विल बी नाउ ए बैंड, सो इट विल फॉर्म ए बैंड। इसका मतलब ये हो गया जैसे मैंने दो सोडियम एटम्स को ऐसे दिखाया, अब मैं यहाँ पे ऐसे दिखा सकता हूँ कि आपके पास एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बन गया जहाँ पे आपके पास ये सोडियम एटम है, 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 इनका एक ऐसे जालो जैसा बन गया, ठीक है। और इसी में इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी इसमें है, ठीक है। अब मसला इनकी एनर्जीज क्या है, मतलब ये कहाँ से लेकर कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि हर एक ने इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अपना अपना योगदान दिया होगा, हर एक ने इस इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो ही थे, यहाँ पे तो हमें हमारा होगा psi1 ऑफ r प्लस b टाइम्स psi2 ऑफ r, क्योंकि हमारे पास दो ही हाइड्रोजन एटम्स आए थे। अब चूंकि यहाँ पे इतने सारे एक मोलर आ गए, ठीक है, तो हर एक ने अपनी 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 एनर्जी स्टेट दी होगी ना, हर एक को अपना अपना डेल्टा ई मिला होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, जब आप देखोगे ये जो आपके पास 3s ऑर्बिटल था एटॉमिक ऑर्बिटल, अब जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया, there will be so many lines, आदि डेल्टा ई ऊपर वाली, आदि डेल्टा ई नीचे वाली, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि हम इसको अलग अलग लाइन से दिखा नहीं सकते, कितनी लाइंस दिखाएंगे, तो हम इस टोटल को एज ए बैंड दिखाते हैं। सो ये हमारे पास ये बैंड है। अब मसला इस बैंड में जो ये लाइंस है ये क्या है, ये असल में है, अब ऐसे देखो, अब आपके पास जो ये 3s है, अब मैं सीधे ऐसे लगाऊंगा, ऐसे ये बैंड है। अब जो इस सोडियम एटम में जो ये इलेक्ट्रॉन था 3s में, अब लेट अस सपोज जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है हर एक ने अपने दो दो स्प्लिट्स दिए दिए ना, मतलब डेल्टा प्लस ई, डेल्टा माइनस ई, डेल्टा प्लस ई, डेल्टा माइनस ई, डेल्टा प्लस ई माइनस ई, 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 ये बहुत सारे बन गए। अब अगर इनको एनर्जी के हिसाब से रखेंगे तो जो नीचे वाले एनर्जी लेवल्स हैं इनमें सब लेवल्स जो है वो नीचे रहेंगे, यानी कि माइनस ई डेल्टा ई वाले, और जो प्लस डेल्टा ई वाले हैं वो ऊपर रहेंगे जिनकी एनर्जी हाई होगी। अब चूंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है वो हाफ ही है ना, क्योंकि हर एक 1s जो था, जो 3s था एक्चुअली इट वाज हाफ फिल्ड, तो इसका मतलब ये जो बैंड आपके पास रहेगा इट विल बी अगेन हाफ फिल्ड। अब मसले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कहाँ, ऑब्वियसली ये कौन सी पोजीशंस लेंगे, नीचे वाली पोजीशंस, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हाइड्रोजन में आपके इलेक्ट्रॉन ने नीचे वाला तो ये लिया था, नीचे वाली लाइन ली थी, ये भी आपके पास ये नीचे वाले पोजीशंस लेंगे। आपको पता है ये जो सारा काम मैं कर रहा हूँ, ये जो सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग एवरीथिंग एट 0 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे ना किसी टेम्परेचर का असर अभी है, ना किसी लाइट का असर है, ना किसी एक्सटर्नल एंटिटी का असर, ना मैंने कोई वोल्टेज दी हुई है, ठीक है, बिकॉज जो आपके पास डिफरेंट एनर्जीज हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह भाग सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, या तो वो लाइट एनर्जी हो सकती है, यानी कि थर्मल एनर्जी,
या तो वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, यानी कि आप उसको बायस करेंगे किसी तरीके से, फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक वोल्टेज मिलेगी और उस हिसाब से भागेंगे कहीं या ऊपर नीचे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं 0 केल्विन और एसटीपी कंडीशंस जो है हमारे पास कि नहीं, कोई टेम्परेचर 0, कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं, कोई लाइट नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त आपके पास सोडियम में जो अब ये सोडियम का क्रिस्टल आपके पास होगा, अब उसका जो ये 3s वाला पार्ट होगा, इट विल बी अ बैंड नाउ that will have many small सब बैंड्स। अब जो ये सब बैंड्स के बीच वाला ये एरिया जो ये जो व्हाइट है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है? द आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि ये नहीं है वो क्वांटाइज्ड लेवल्स। हमने बराबर श्रोडिंगर इक्वेशन को जब सॉल्व करके देखा, जो हमें छोटी डिफरेंट लेवल्स आ गई, तो इन ही लेवल्स पे रह सकता है। और अगर आप बोलोगे सर ये कितना हो सकता है टोटल, इट कैन बी द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेट अस सपोज इट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल बैंड। तो इस एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भी इतने सारे जो छोटे छोटे बैंड्स हैं, दे आर अगेन क्वांटाइज्ड, तो उनके बीच में नहीं रह सकते। तो हम आप उनको भी बोल सकते हैं ये जो आपके पास बीच में ये रीजन्स है, दे आर आल्सो फॉरबिडन रीजन। लेकिन जब हम नॉर्मली फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, वो हमारी वो बड़ी गैप होती है जो इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में होती है। यहाँ पे ये छोटी छोटी है, तो आप इनको गैप्स बोल सकते हैं कि जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, मगर आपके इलेक्ट्रॉन बराबर यहाँ पे रह सकते हैं। मगर चूंकि अभी 0 केल्विन है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी को कोई एनर्जी नहीं मिली हुई है, सो दे विल ऑब्वियसली टेक द लोवेस्ट पॉसिबल स्टेट्स। तो अगर एक एक लाइन है, ऑब्वियसली एक एक लाइन में आपके पास दो दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, समझ आ रहा है? और जो ऊपर वाले लाइन है ये खाली रहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास ये बैंड है, इज इट फिल्ड, इज इट फुली फिल्ड? नो, इट इज हाफ फिल्ड, क्योंकि आधे इलेक्ट्रॉन आपके पास है जो इसमें है, तो ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो ये आपने की सोडियम की बात, ठीक है। अब इससे हमें क्या अखज़ होता है इस चीज से? अब मसला है, क्या ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास अभी यहां पे है, क्या ये ऊपर आ सकते हैं? द आंसर इज यस। किससे आएंगे? ऑब्वियसली व्हेन देयर विल बी एक्सटर्नल एनर्जी, जब आप इसमें एनर्जी डालोगे, व्हेन यू विल गिव एक्सटर्नल एनर्जी, चाहे वो टेम्परेचर के थ्रू हो, चाहे वो आपके लाइट के थ्रू या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हो, किसी भी तरीके से हो, तो जब इसको इतनी एनर्जी मिलेगी कि ये ऊपर जा सके, तो ये इजीली जाएगा। अब मतलब कितना इजीली जाएगा? द आंसर इज वेरी इजीली, क्योंकि पूरा बैंड आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और इसमें टोटल जो आपके पास लाइन है, लेट अस सपोज, लेट अस कीप इन माइंड कि हमारे पास जो 6 पॉइंट, जो अभी हम देखें 6 × 10⁻23, ठीक है, हर ये एक एटम के 2 बन गए, तो मल्टीप्लाई 2 हो गया, 12 × 10⁻23, मतलब इतनी सारी लाइन इसमें। तो लेकिन हर एक क्वांटाइज्ड है, तो आप खुद ही देख लो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कितनी ही एनर्जी चाहिए ताकि वो यहाँ से यहाँ वट उठाए, यहाँ से यहाँ ले, यहाँ से यहाँ ले। तो छोटे छोटे चंक्स ऑफ एनर्जी पकड़ के आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली जा सकते हैं फ्रॉम दिस लोअर हाफ टू इट्स अपर हाफ, ठीक। तो ये हमारे पास सोडियम एटम, क्योंकि इसकी वजह से जो ये आपके इलेक्ट्रॉन इजीली बाय सिंपली गिविंग इट लाइट और कीपिंग इट एट रूम टेम्परेचर को केल्विन छ आसान 300 केल्विन, ठीक है। 0 डिग्री होता है 273। सो कीपिंग इट एट रूम टेम्परेचर, जब आप बोलते हो 300 केल्विन, अगर हम देखें, आप खुद ही देखो 0 केल्विन से अब आ गए 300 केल्विन पे, यानी कि आपने सोडियम का एक क्रिस्टल लिया इसका, और ये आपने रखा टेबल पे मेरे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कंडक्टर कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सोचना है, हमारे रूम टेम्परेचर पे जो एम्बियंट चीजें हैं, मीन एम्बियंट लाइट जो हमारे पास है, एम्बियंट टेम्परेचर जो हमारे पास है, इतनी हीट एनर्जी जो हमारे इर्द गिर्द है, वो इस काबिल है कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को इन स्टेप्स पे जाने देता है, एंड इट रीच टू द बैंड, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। यहाँ पे हमारे पास 2 बैंड्स आएंगे, एक आता है वीबी, दैट्स वैलेंस बैंड, दूसरा होता है सीबी, दैट्स कॉल्ड कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब वैलेंस बैंड जो हो गया, वैलेंस बैंड हो गया वही बैंड जहां पे आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है, जो लास्ट वाली ऑर्बिटल या जो शेल होती है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जहां पे वो होंगे तो वैलेंस बैंड हो गया। और
कंडक्शन बैंड एक नई चीज है। ये कंडक्शन बैंड कौन सा बैंड है? वो पर्टिकुलर बैंड जहां पे ये इलेक्ट्रॉन इजीली आप कंडक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपके पास बैंड है सोडियम के लिए, क्या हम यहाँ पे इसको एनर्जी देके कंडक्ट करा सकते हैं? आर दे मूविंग टू सम हायर रीच? द आंसर इज यस। सो फॉर सोडियम दिस पर्टिकुलर बैंड इज कंडक्शन बैंड, याद रखना, नॉट वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड इसके लिए पता है कौन सा बनेगा? वैलेंस बैंड इसके लिए एक दर्जा कम बनेगा, सो दैट इज योर 2p6। तो यहाँ पे 2p वाला था, दैट विल बिकम एज वैलेंस बैंड। बट क्योंकि ये आपके पास हाफ फिल्ड है, ये फुल फिल्ड नहीं है, इसमें एनर्जी आने से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी गेन करके आपकी हायर एनर्जी स्टेट्स पे जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी नोन एज द वैलेंस बैंड हियर। So 2p will be the conduction band and the 3s will be the valence band in terms of जब हम सोडियम की बात करते हैं, बिकॉज सोडियम इज ए मेटल, हमें मेटल भी देखना था। एक्चुअली बात यह है कि आपने कभी देखा होगा या पढ़ा भी होगा, जो हमारे पास एक सवाल उठता आम तौर पे, वो ये होता है कि अगर सेमीकंडक्टर्स को हम हीट देते हैं उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो उसमें ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, अगर आपके पास यहाँ पे हीट एनर्जी आप दे रहे हो, यहाँ से सॉरी, आप दे रहे हो हीट एनर्जी, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से आप देख रहे हो कंडक्टिविटी। चलो मैंने रेजिस्टिविटी दिखाया, ठीक है। तो अगर हम लेंगे सेमीकंडक्टर्स, सो सेमीकंडक्टर्स में जितना हीट एनर्जी बढ़ाओगे कंडक्टिविटी विल गेट रिड्यूस, तो ऐसे हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन मेटल्स में उल्टा होगा, मेटल्स में ऐसे हो जाएगा, जितना आपके पास हीट एनर्जी कम होगी यू विल हैव लेस रेजिस्टिविटी, जितना आप उसमें हीट एनर्जी बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। यानी कि ये उल्टा काम कर रहे हैं मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, अगर पता नहीं होगा मैं बोलूँगा वक्त पे। तो अभी हमें यहाँ पे ये देखना है कि जब हमने एक सोडियम एटम को लिया, एक क्रिस्टल को लिया, जब पहले हमने लिया सोडियम एटम को, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट मामला था। फिर हमने लिया सोडियम क्रिस्टल को, फिर हमने देखा मामला ऐसे हो गया, तो इसमें बैंड बन गया। तो हमारे पास दो बैंड्स आ गए, एक आ गया वैलेंस बैंड, दूसरा आ गया कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड जो आपके पास वैलेंस बैंड है, सॉरी कंडक्शन बैंड है, उसमें आपके पास हाफ फिल्ड है, क्योंकि ऑलरेडी जो सोडियम था उसके लास्ट वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, सो वो ऑलरेडी हाफ फिल्ड था। तो जब इतने सारे ये डबल होके बने तो ऑब्वियसली दैट विल आल्सो रिमेन हाफ फिल्ड। तो इसने नीचे वाले जो सारे बैंड्स है वो ऑक्यूपाई कर लिए, लेकिन ऊपर वाले जो ऑर्बिटल नए बने तो क्या उनमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? ऑब्वियसली यस। जब भी आप थोड़ी सी एनर्जी उनको दोगे दे कैन मूव टू द हायर ऑर्बिटल्स, सॉरी द हायर स्टेट्स, और जो आप इनको क्वांटाइज्ड स्टेट या क्वांटास बोलोगे, जो भी बोलोगे एनर्जी स्टेट्स, तो इट कैन मूव मींस then it is conducting, that means it is in conduction band, so this is known as a conduction band। and इससे नीचे वाला जो आपका ऑर्बिटल है that will be taken as a valence band, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। अब किसकी बारी आएगी? अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन? शाबाश। ज़रफ़शान, यस सर। समझ आ रहा है ना? जी सर। कोई कंफ्यूजन मत है? सर आपने कहा अभी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो E0 माइनस E वाले एनर्जी लेवल में जाते हैं, तो फिर किसी भी एटम का कोई भी इलेक्ट्रॉन E0 प्लस E में नहीं जाएगा? जाएगा ना, अगर फुल फिल्ड होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये है ना E0, ये E0 माइनस डेल्टा E में क्यों गया? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अगर आपके पास टोटल बन गए दो शेल्स, ये बने ना ज़मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, इसमें कितने पहुंचेंगे? टोटल में 4 पहुंचेंगे। अगर आपके पास अब एक होगा वो ये पकड़ेगा नीचे वाली लेवल, अगर दो होंगे वो ए यहाँ पे, और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, पढ़ा है ना। तो इसका मतलब है पहले ये पकड़ेगा ये, और अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन लाएंगे वो पकड़ेगा पहले ये, उसके बाद अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आ गया वो आएगा ऊपर, फिर चौथा जाएगा ये, और इनकी स्पिन जो होगी दैट विल बी अपोजिट, एक सेम स्पिन नहीं हो सकती है। तो ये सारा डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आपके पास एक ही अवेलेबल है लेकिन वहां से आपको दो स्टेट्स बन गई है,
सो वो नीचे वाली ई नॉट माइनस डेल्टा ई में एक ही रहेगा, अगर दो मिले तो पहले नीचे वाला ही फिल होगा तो दोनों इसमें रहेंगे, फिर अगर और दो आ गए तो वो ऊपर वाली स्टेट को लेंगे, दैट मींस ऑब्वियसली दे कैन रिमेन इन ई नॉट प्लस डेल्टा ई आल्सो। मगर ये तो हाइड्रोजन एटम की बात है या हीलियम की बात है, जैसे हीलियम में ऐसे ही होता है ना, हीलियम में दोनों दो ऊपर जाते हैं दो नीचे जाते हैं, अगर कोई और होगा जिसमें तीन ही होंगे तो उसमें, या जैसे फॉर एग्जाम्पल आयन्स हमारे पास होती है, हीलियम की आयन बना दी हमें या लिथियम की आयन बना दी हमने, तो वहां पे ऐसा कुछ होगा, जैसे तीन है तो दो यहाँ पे रहेंगे एक आपके पास यहाँ पे रहेगा। अब लेकिन ये तो हाइड्रोजन एटम की हमने बात की, जब हम सोडियम की बात करेंगे, यानी कि जब हम एक ब्लॉक की बात करेंगे जहाँ पे ये दो ही नहीं है, ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। सो ऑब्वियसली जब उसमें आपको कंप्लीटली फिल्ड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास किसको लेते हैं हम, सोडियम, हम लेते हैं फॉर एग्जांपल किसको, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस क्लोरीन, आर्गन को लेंगे, आर्गन, ठीक है ना। आर्गन को जब हम लेंगे उसमें जो हाईएस्ट ना ये आज बनी उम्र, ये भी फुल फिल्ड होगा ना, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स बंधे होंगे, तो उसमें ई नॉट माइनस डेल्टा ई भी फिल्ड होंगे, ई नॉट प्लस डेल्टा ई वाले भी फिल्ड होंगे। लेकिन अगर हम सोडियम लेंगे, क्योंकि हमें पता है सोडियम में लास्ट पे आपके पास 3s1 है, यानी कि अब कोई इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक ही एटम नहीं है, ये बहुत सारे एटम्स हैं जो एक क्रिस्टल बना के है, जो एक सॉलिड में है, ठीक है। अब वो सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कहाँ पे रहते हैं, वो इसका लोअर लेवल लेते हैं, वो सारे नीचे आ जाते हैं, जो और ऊपर वाली लेवल को खाली रखते हैं, क्योंकि वो क्यों जाए खुद ही हाई एनर्जी स्टेट्स में, वो तो स्टेबिलिटी के लिए जाएंगे लो एनर्जी स्टेट्स में, जो भी लोअर एनर्जीज या लोअर शेल्स हैं उन्हीं को ले लेंगे, ऊपर में वो नहीं रहेंगे। गॉट इट? यस सर। शाबाश। तो हम बता सकते हैं ना ई नॉट माइनस डेल्टा ई जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, फिर क्योंकि उसकी एनर्जी लोअर है, और ई नॉट प्लस डेल्टा ई एंटी बॉन्डिंग है जिसकी एनर्जी हायर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, केमिस्ट्री के साइड से यही बोल सकते हैं। और किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब हम आते हैं मेन चीज पे, वो है हमारा सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर और हमें उसी को असल में देखना है। तो जब हम सिलिकॉन पे आते हैं तो सिलिकॉन पे हम क्या देखेंगे, उसमें भी हमारे पास ऐसी जाएगा, सिलिकॉन का देखते हैं कुछ एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन 2 3 4 9 10 11 14, 14। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि सिलिकॉन का न्यूक्लियस, उसके बाद पहला होगा 1s2, फिर होगा 2s2, फिर होगा 2p6, क्योंकि 6 7 8 9 10 अच्छे रोजन 4, तो फिर क्या आ जाएगा 3s 3s2 3s2 3p4 3p2, और क्या आएगा 6 7 8 9 10 है ना, 10 के बाद 3p2, ठीक है ना। So this will be the, तो इसका मतलब है अगर हम सिलिकॉन एटम को लेंगे, एक एटम को सिलिकॉन के, ठीक है, तो उसमें आपके पास ये हो गया पहला, तो 2 है, उसके बाद दूसरा उसमें 2, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6, फिर 3s में आपके पास है s वाले में 2, लेकिन जो p जिसमें 6 होने चाहिए उसमें 2 ही है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यहाँ पे जो 4 है कुछ 4 हमें और चाहिए, so as to get maximum stability, so as to get all the things, all the electrons fulfilled। अब जब हम इस सिलिकॉन को देखते हैं अलग से देखेंगे तो ऐसा होगा बिल्कुल, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3, बराबर। इसमें सोडियम अच्छी, सोडियम को ह्यूज नहीं है क्योंकि ये नजदीक ही है उसके, सोडियम का 11 था, इसका 14 है, ठीक है, तो बराबर वैसे ही 1s में 2 जाएंगे, 2s में भी 2 जाएंगे, 2p में 6 जाएंगे, फिर 3s में 2 जाएंगे, उसके बाद 3p में 2 हैं, लेकिन हमारे पास और 4 होने चाहिए। 4s ऊपर वाले एनर्जी लेवल्स हैं उनको छोड़ो, लेकिन उनको हमें ज़रूरी लेना है, बिकॉज जब हम अब सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाएंगे, ठीक है, सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है जब ये बनता है ना, इसमें एक अनोखी चीज़ होती है,
अनोखी चीज़ ये होती है कि हम बिल्कुल ऐसे लेते हैं। अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस क्या करेंगे हम अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस को नज़दीक 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 करेंगे, मीन्स बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे अभी हमने बनाया। दिस इज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दिस इज हेयर। ये नॉर्मली किस में हम मेजर करते हैं? एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। ये बहुत ही छोटी होती है ना डिस्टेंस, एंगस्ट्रॉम होती है। कुछ 230 एंगस्ट्रॉम्स के नज़दीक जो होता है उतनी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है जब ये क्रिस्टल बनाता है। क्रिस्टल होता है तो एक तरीके की बॉन्डिंग होती है और उसकी वजह से एक पर्टिकुलर वो लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्यूबिकल पैटर्न होता है, हेक्सा पैटर्न होता है, डायमंड शेप्ड पैटर्न होता है। तो आपने पढ़ा होगा ट्राइहेड्रल पैटर्न, जो भी मॉलिक्यूल्स और बाकी चीज़ें आपके पास पैटर्न्स बनाते हैं, एक स्पेशल शेप बनाते हैं जिसमें वो सेट होते हैं। तो यहाँ से आपके पास फिर से एनर्जी हो गई, ये हो गया एनर्जी 0 और नीचे से माइनस कुछ हो गया, सपोज -30 अगेन, ठीक है। अब जब ये दूर हैं तो नीचे वालों को हम छोड़ेंगे अभी, क्योंकि हमें उनके साथ ज़्यादा काम नहीं होता है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे है 1s2 2s2 2p 6 और 3s जो हमारा है, इसके साथ हमारा ज़्यादा काम नहीं है। सो हम 3p 4s और 3d को लेंगे। सो 3p है ये है 4s और ये है 3d, ठीक है। सो दिस इज 3p जिसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 4s और 3d ऐसे ही। तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने देखा, जब नज़दीक 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 आ जाएंगे सो पहले ये खुलेगा, फिर ये थोड़ी देर के बाद खुलेगा, तो उसके बाद ये खुलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत सारे चूंकि हैं, सो ये जो खुलना है ना, ये असल में वो खुलना है, ये बहुत सारे लाइंस बनाएंगे विद हैंड्स, ठीक है। और एक टाइम आपका आ जाएगा कि ये दोनों आपकी ओवरलैप हो जाएंगे। ये ओवरलैप अभी तक मैंने आपको नहीं बोला कि जब आपके पास ये 3p जो है कि 4s के साथ ओवरलैप होता है। ये क्या ओवरलैप होता है? सोडियम में भी मुझे समझाना था। एक्चुअली होता ये है कि अगर सोडियम का ये लेंगे, क्योंकि सोडियम को मुझे दूसरे तरीके से समझाना था इसलिए मैंने वहां पे ये नहीं बोला। होता ये है कि फॉर एग्जांपल जब हम बोल रहे हैं कि ऊपर से आ रहा है, ये है आपके पास फॉर एग्जांपल 3d, ये आपके पास है 4s। जितने आगे आगे चलते हैं ये आपके पास बढ़ जाता है। अब आप खुद ही देखो, जो 3d आगे था ना, द 3d जो आपके पास ऑर्बिटल यानी कि एनर्जी लेवल्स थे, वो अब कॉन्ग्लोमरेट हो रहे हैं विद 4s। यानी आपके पास एक टाइम तो पहुंचता है, राइट शिफ्ट कीजिए। ओ सॉरी, तो एक टाइम आ जाता है जब आपके पास ये पूरा कंटिन्यूअम ही बन जाता है, ये बने पूरा कंटिन्यूअम, ठीक है। बिकॉज जब ये भी बढ़ रहा है ऊपर से, ये भी बढ़ रहा है नीचे से, यानी कि मैं कैसे आपको समझाऊं और तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो मैंने वहां पे बोला जब 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, एक जाता है डेल्टा ई, दूसरा है माइनस डेल्टा ई। अब जब हम बोलेंगे जब बहुत सारे आएंगे, ठीक है, सो ऑब्वियसली ये बढ़ जाता है ना, और आएंगे तो इसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। अब डेटा सपोज हाइड्रोजन एटम में 2s भी होता दूसरे साइड से, तो वो 2s यहाँ पे होता, तो उसमें भी जब वो नजदीक नजदीक और आ जाते तो ये भी बढ़ जाते। तो एक टाइम पहुंचेगा ना जब 2s वाले एनर्जी लेवल्स 1s के डेल्टा ई पॉजिटिव के साथ क्या हो जाएंगे, इनका कोलियस मतलब हो गई, इनके साथ मिलेंगे, तो आपको एक पूरा कंटिन्यूअम मिलेगा। और वो जो कंटिन्यूअम होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कंडक्टिविटी से रिलेटेड। कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आपके पास यहाँ पे 2 लाइन सिंपल होती, ये होती 4s वाली लाइन, ये होती 3d वाली लाइन, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होता और आपको इस इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाना है, तो आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वांटा ऑफ एनर्जी देना है, एक बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी देना है। लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पहले एनर्जी देना है इस इलेक्ट्रॉन को, particularly what times is the energy and it will move to 3d, ठीक है। मगर जब हम इसी को क्या करते हैं, इसको सॉलिड में लाते, यानी कि सोडियम का जब हमने बना दिया अब एक क्रिस्टल, यानी कि सोडियम को सॉलिड बना दिया, वहां पे चूंकि आपके पास इंटरेक्शंस की वजह से, एटॉमिक इंटरेक्शंस की वजह से, नजदीक आने की वजह से आपका एक कंटिन्यूअम बन गया। तो इसका मतलब ये, अगर आपके पास यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन है जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना चाहिए ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे आपको मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाए ताकि ये नेक्स्ट लेवल पे जाए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसको छोटी छोटी चंक्स ऑफ एनर्जी चाहिए, ऊपर ऊपर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। लेकिन वो भी क्वांटाइज्ड ही होते हैं। बट ये चीज है कि आपको लेट अस सपोज तो मुग्ध सोगुन गासुन तशनुमन गुलमन खासुन की, ठीक है, वहां पे क्या किया हुआ है,
अगर आपको डायरेक्टली चढ़ना पड़ता वहाँ पे जैसा नहीं हेयर कहीं वहाँ पे वो सीढ़ियाँ नहीं होती तो कितना मुश्किल हो जाता तक गो सब जीट लांग ताकि तुम हेचो होर लगे सो कस्तूर पेज पर वोट मगर यहाँ पे क्या होता है काम क्योंकि वहाँ पे क्या लगा है फिर स्टेप्स लगाए स्टेप्स की वजह से कोई भी चढ़ सकते हैं छोटे बच्चे भी वहाँ पर चढ़ सकते हैं बिकॉज वो इजी अगेन दैट इज क्वांटाइज द स्टेप्स और क्वांटाइज है ना छोटी छोटी स्टेप्स हर एक 2 स्टेप्स के बीच में कोई इंसान नहीं रह सकता है या तो नीचे वाली स्टेप पे होगा या ऊपर वाली स्टेप पे होगा बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे होगा क्योंकि जब आपने स्टेप्स आप दे दी आपको उतनी एनर्जी पॉइंट्स चाहिए नहीं कोई आराम से चलेगा कोई तेजी से चलेगा तो उनको स्टेप्स कवर करने एंड दे विल मूव टू हायर एनर्जी लेवल्स समझ आ रहा है वही यहाँ पे होता है दैट इज द कंटिन्यूअम ये कंटिन्यूटी जो है ये कंटिन्यूअम यहाँ पे होगा ऐसे मगर मसला ये होता है यहाँ पे कि ये कंटिन्यूअम चल रहा होता है किसमें आपके सिलिकॉन में जब हम इन इलेक्ट्रॉन ये बहुत दूर से हम ला रहे हैं जब आपके पास सिलिकॉन के एटम्स अभी आपके क्रिस्टलाइज नहीं हुए थे यानी कि वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नहीं आए लेकिन जो ही वो 230 एंगस्ट्रॉम को पहुंचते यानी कि अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है जो नॉर्मली होता है डायमंड बेस्ड जो आपका होता है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के आने के वक्त इनको क्या हो जाता है काम दे स्प्लिट अगेन यहाँ पे फिर से स्प्लिट आ जाता है दे स्प्लिट लाइक दिस यानी कि आपके जो 2 बैंड्स है ना ये फिर से स्प्लिट हो जाते हैं What do you mean by getting splitted again? अंदर की क्या चीज गसा एक्चुअली मतलब आपको क्या लग रहा है क्या हो रहा है अभी ये जो अभी कोलियस हो रहे थे नजदीक आते तो उसकी वजह से ये किसकी वजह से आपके पास एक कंटिन्यूअम बन रहा था क्योंकि आपके पास टोटल नंबर अब जो वो डेल्टा ईज आ रहे थे प्लसेस और माइनसेस वो ऐसे आ रहे थे ऊपर और नीचे ताकि वो एक कंटिन्यूअम बना रहे थे मगर मसला ये होता है जब ये आ जाता है उस जगह पे जहाँ पे इसको क्रिस्टलाइज होना होता है एक्चुअली वहाँ पे आ जाता है इक्विलिब्रियम क्योंकि जब एक क्रिस्टल इक्विलिब्रियम पे आता है तो उसके जो एटम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ले लेते हैं और उस स्ट्रक्चर में आने के टाइम उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है वही बराबर हो जाता है सिलिकॉन में तो सिलिकॉन में इस पर्टिकुलर एंगल इस पे एंगल 230 एंगस्ट्रॉम के करीब है पुरानी मुझे याद है यू कैन चेक ऑन बुक तो 230 एंगस्ट्रॉम के करीब जब आप देखते हो यानी कि जब सिलिकॉन का एक क्रिस्टल बनता है तब छुट्टी वुचान ये गसान स्प्लिट अगेन ठीक है ऊपर वाला कंटिन्यूअम रहता है नीचे वाला भी कंटिन्यूअम रहता है बट इट इज स्प्लिट अगेन मगर ये जो स्प्लिट अभी हो जाता है ना आपके पास ये स्प्लिट हो जाता है बोथ 4s और 3p का मतलब 3p के थे 6 4s के कितने थे 2 6 और 2 कितने हुए 8 तो अभी जब यहाँ से चल रहा था ना 4s ये ले रहा था अपने 2 इलेक्ट्रॉन और जो 3p यहाँ से चल रहा था ये इट वुड हैव टेकन इट इज 6 अकाउंटेड इलेक्ट्रॉन लेकिन ये जो यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है ना ये बराबर यहाँ 4 पकड़ता है दैट मीन्स जो यहाँ के सारे एनर्जी लेवल्स हैं ठीक है अगर हम उनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दें इसमें तो वो बराबर 4 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ेंगे ऐसे 2 2 4 2 2 4 इसी तरीके से जब ये यहाँ से जाएगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो ऐसी होती है कि ये बराबर यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ेंगे अब यहाँ पे जब हम देखते हैं ये चूंकि एनर्जी है यहाँ से तो ये एक पर्टिकुलर एनर्जी हो गई ये पर्टिकुलर एनर्जी हो गई अब मुझे बोलो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ जाएंगे कि यहाँ जाएंगे ऑब्वियसली वो कहाँ जाएंगे दे विल ऑल गो हियर हमारे पास है कितने इलेक्ट्रॉन्स 4s और 3p में टोटल 8 है ना 8 मगर पहुंचेंगे कितने टोटल इसमें सर 4s में कहाँ इलेक्ट्रॉन है हाँ सॉरी 4s है 4s में नो सर ये क्या मैंने 2 और 6 लिखा 4s वैकेंट है ना वैलेंस 3p है ये मैंने लिखा जा सकते हैं इसमें 2 जा सकते हैं ना इसमें 6 जा सकते हैं लेकिन हमारे पास असल में कितने हैं खाली 2 वो जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं वो 2 है ना जो खाली हैं तो अब और कितने आ सकते हैं टोटल में असल में जा सकते हैं इसमें और इसमें 8 जा सकते हैं 4s और 3p में लेकिन हमारे पास हैं कितने 2 ठीक है अब जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गई इस पर्टिकुलर लेवल पे अब मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है यिम गसना इन खसना हेर कि यिम वसन बोल ऑब्वियसली दे विल मूव टू द लोअर एनर्जी ये वाला जो बैंड अब बन जाएगा दिस विल बी नोन एज द वैलेंस बैंड और जो ये दूसरा वाला ऊपर वाला है इट विल बिकम एज द कंडक्शन बैंड
सो वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। अब मेटल्स और जो आपके पास सोडियम अभी था और जो ये आप सिलिकॉन आ गए, इसमें क्या चेंज आ गई? सोडियम में ये कंटिन्यूम बरकरार रहा, ये जो कंटिन्यूम है, ठीक है, चाहे वो उसका लास्ट वाला ऑर्बिट होता या उसमें आपके पास उसके ऊपर वाले भी जो 3D है, 4s है, 3D है, 4s के बाद 3D आएगा, या उसके नीचे अगर उसमें क्या था, लास्ट क्या था सोडियम में 3s, 3s के बाद 3p, तो सोडियम में 3p, सोडियम मज 3p ते गुमत कंटिन्यूमस में। तो इसका मतलब है जो 3s से इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली जा सकता है कहीं भी अप टू 3D या उससे ऊपर भी, डिपेंड करता है कितनी एनर्जी उसको क्वांटाज में मिलेगी, समझ आया? लेकिन सिलिकॉन में ऐसा हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचते जो हम सिलिकॉन क्रिस्टल, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल पे पहुंच गए, देयर वाज अगेन ए स्प्लिट, यानी कि आपको बीच में कुछ एनर्जी लेवल्स क्या हो गई, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर एक तरीके से हो गई, तो वो आ ही नहीं गई। सो यू गॉट टू बैंड्स नाउ। जो नीचे वाला बैंड है जहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, कौन से वाले, जो 3p2 वाले थे, जो आपके पास बचे थे, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 अवेलेबल, वो यहाँ गए, ऑब्वियसली वहीं जाएंगे। और जो ऊपर वाले ये है, ये नेक्स्ट एनर्जी लेवल है जो ये ले सकते हैं, समझ आया? सो ये वाले जो है दे विल बी नाउ द कंडक्शन बैंड, क्योंकि अगर हम अब इसको सिलिकॉन को लेंगे एट 300 केल्विन, दैट मींस इफ दीज पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स गेट द एनर्जी, फर्स्टली वो क्या करेंगे काम, दे विल मूव टू द हायर ऑर्बिट्स इनमें, और उसके बाद और अगर एनर्जी उनको मिली एंड देन दे विल गो टू द कंडक्शन बैंड। तो बीच में ये जो जगह रही आपकी, दिस इज नोन एज द फॉरबिडन एनर्जी गैप, FEG, फॉर, मैं क्या लिख रहा हूँ पता नहीं, ना लिख रहा हूँ, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्यों है ये फॉरबिडन? बिकॉज यहाँ पे आपके पास कोई क्वांटम लेवल है ही नहीं, कोई एनर्जी लेवल या एनर्जी क्वांटा है ही नहीं जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जा सकता है। आपके इलेक्ट्रॉन सारे अभी आपके वैलेंस बैंड में हैं जो यहाँ पे हैं, अगर उनको एक पर्टिकुलर एनर्जी मिलेगी तो यहाँ से वो वर्क उठाएंगे और जाएंगे कंडक्शन बैंड, ठीक है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, मे बी एट 300 केल्विन कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी एनर्जी, सो दैट दे कैन मूव टू द हायर लेवल्स। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, यानी कितनी एटम्स को उतनी एनर्जी हम दे सकते हैं, अगेन इट इज़ अ प्रॉब्लम कि आप हर एक इलेक्ट्रॉन को सेम एनर्जी नहीं दे सकते, या आप हर एक एटम को सेम एनर्जी नहीं पहुंचा सकते हैं, बिकॉज इट इज गवर्न्ड बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन्स कर्व या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन्स थ्योरी, जो गैस इक्वेशन है ना उससे रिलेटेड, जहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे एनर्जी हम बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ जो आपके पास एटम्स है ना, यहाँ से एनर्जी, सॉरी, यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स, सो इट इज समवट लाइक दिस, ऐसे होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब बहुत सारे, उल्टा हो गया फिर से, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ से होगी, एनर्जी यहाँ से होगी, दैट मीन्स देयर विल बी वेरी लेस नंबर ऑफ एटम्स जिनकी एनर्जी हाईएस्ट होगी। ये असल में एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो कितनी कितनी आपके पास यहाँ पे हो गए नंबर ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ, हाँ, सो कितने आपके पास टोटल एटम्स है जिनको कितनी एनर्जी मिल सकती है जब आप उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक दिस। अगर ये ऐसे होता है इसका मतलब हर एक एटम जो आपके पास है तो उसको सेम एनर्जी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दिस पर्टिकुलर कर्व। तो आपके पास बहुत कम होते हैं ऐसे जिनको हाई एनर्जी मिलती है और बहुत कम होते हैं जिनको कम एनर्जी मिलती है, सो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ पर्टिकुलर इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हो गया, जब आप एनर्जी देंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को तो वो सब इलेक्ट्रॉन्स को नहीं एनर्जी मिल सकती है, सो दैट दे कैन गो हियर। जिसको मिलेगी इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में आ सकते हैं, और वो एनर्जी कहाँ से मिल सकती है, फ्रॉम योर रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपके पास है सिलिकॉन का मामला, कि सिलिकॉन जो है ये कैसे कंडक्ट करता है। अब सोडियम और सिलिकॉन जो है, इन दोनों में एक चीज़ जो है वो कॉमन थी, वो याद रखना है आपको। कॉमन क्या थी दोनों में, सोडियम जो है
इसका जो लास्ट वाला शेल था दैट वाज 3s और उसमें एक ही था, दैट मींस वाज हाफ फिल्ड। उसके बाद जो आपका आ गया सिलिकॉन, इसका क्या था 3p2, ये भी आपके पास हाफ फिल्ड, क्या ये भी आधा ही फिल्ड है, मतलब ये फुल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सेमीकंडक्टर बन गया और ये सेमीकंडक्टर ये मेटल बन गया। ऐसा क्या हुआ, इसका कंटिन्यूम बराबर रहा और ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास बैंड्स बन गए, आपके पास फॉरबिडन एनर्जी गैप आ गई, ठीक है। ऑल बिकॉज ऑफ द दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास स्प्लिट हो गया, बिकॉज ऑफ द वे द एटम्स आर ज्वाइंड इनसाइड दैट क्रिस्टल, ठीक है। वो फिर उसके बाद सारा आता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, देयर इज अ डिफरेंट ओवरऑल जो वो सब्जेक्ट ही डिफरेंट है जहाँ पे हम वो देखते हैं। अभी तक के लिए बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, सवाल तो नहीं है? सर आप प्लीज ये रिपीट कीजिए 4s और 3p क्यों कंबाइन होते हैं शेल्स सिलिकॉन में? कौन कौन? हाँ बोलो महरूश, कौन कौन बोला आपने? हेलो सर महरूश, फिर से क्वेश्चन रिपीट करो। सर आप प्लीज ये रिपीट कीजिए 4s और 3p क्यों कंबाइन होते हैं सिलिकॉन में? 4s3p, जो 3p है ना, ये लास्ट शेल, इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें आपके पास 6 की क्षमता है, 6 ये ले सकता है, ठीक है। सो दिस इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। नेक्स्ट ऑर्बिटल जो है दिस इज नेक्स्ट एनर्जी लेवल, ये आपके पास इस जो 4s है वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट इट कैन टेक 2। इसी तरीके से और ऊपर जाके 3D आपके पास है, ठीक है। जब ये यहाँ पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मैंने दिखाई, यानी कि जब ये नजदीक नजदीक सिलिकॉन एटम्स लाएंगे, अभी ये क्रिस्टलाइज नहीं हुए हैं, तो हमने लेट अस सपोज सिलिकॉन को गैसेस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में रखा हुआ है, तो लिक्विड फॉर्म और गैसेस फॉर्म में वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। सो लेट अस टेक इनटू अकाउंट कि लिक्विड फॉर्म में आपके पास सिलिकॉन, तो उसमें आपके पास दूर दूर होंगे ना आपके ये क्या बोलते हैं एटम्स। तो अब जब ये नजदीक आ जाएंगे, when they will come towards zero interatomic distance, मतलब जीरो तो नहीं हो सकता है, so there is some particular level that is 230 एंगस्ट्रॉम, और उससे यहाँ पे बाकी हायर लेवल्स। तो जब ये नजदीक नजदीक आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल वही हाइड्रोजन एटम फिर से दिमाग में लाना है जिस पे हमने पहले काम किया था। हमने क्यों हाइड्रोजन और हीलियम लिया था, ताकि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। तो हमने फिर वहां पे भी देखा था कि जब हाइड्रोजन एटम्स 2 आते हैं, सो इंटरेक्शन होती है, उस इंटरेक्शन की वजह से फिर वो वेव फंक्शंस डिफरेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और उसके बाद आपके पास 2 अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। यहाँ पे भी बराबर वैसा ही होता है। तो आपके पास जो ही आप नजदीक नजदीक आते हैं, तो आपके पास ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल स्प्लिट या हाइब्रिडाइज हो जाती हैं, ठीक है। सो अब चूंकि यहाँ पे 2 ही एटम नहीं होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, तो हर एक एटम का अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी लेवल्स होती है, और वो एक बैंड बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे होंगे, दे विल बी मेनी 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 लेवल्स। अब चूंकि इंटरेक्शन और बढ़ जाता है, जब आप और सामने आ जाते हैं और सामने आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी ओवरलैप। फॉर एग्जांपल महरूश है 2 और वहां से ज़िरफ़शान है 7। अब ये क्या कर रहे हैं काम, ये रोज रोज अपना जो अपनी ये है, मतलब इनका जो नंबर है इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते जाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे मिल गया 2.1, यहाँ से मिल गया 1.9, इसको यहाँ से मिल गया 7.1, इसको मिल गया यहाँ पे 6.9। 5-6 दिन के बाद इसका 2.1 जो है ये पहुँचते पहुँचते गया 5, और ये 5-6 दिन के बाद ये 6.9 पहुँचते पहुँचते पहुँचा ये भी 5 तक। अब और कुछ दिन हो गए, ये 5 पहुँचा इसका 6 तक, और इसका ये 5 यहाँ से पहुँचा 4 तक। अब जब इस दिन हम देखते हैं, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है, इसके पास 4 था, इसके पास भी 4 आ गया। तो वही हो गया, यानी कि जब वहां से हमारे पास इसके माइनस डेल्टास जो है, उसकी जो इसके प्लस डेल्टास है वो सेम आ गए। दैट मीन्स अब आपके पास जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनके बीच में आपके पास कोई ऐसी एनर्जी गैप नहीं है, वो कंटिन्यूअम में है। मगर इसको कंटिन्यूअम हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जब हम इसको क्या करेंगे, मैं वी विल जूम इट आउट, ठीक है, जूम इन इसको करेंगे, इनको अच्छी खासी डिस्टेंस है बीच में। लेकिन ये जो डिस्टेंस बीच में, ये जो डेल्टा ई बीच में है, ये बहुत कम है
एज कम्पेयर टू जो नॉर्मली इनके दरमियान होता था। लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल जो 1s और 2s के दरमियान, 3p और 4s के दरमियान, 4s और 3d के दरमियान जो ये एनर्जी डिस्टेंस होती थी, लाइक लेट अस सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये डिस्टेंस उतनी रही नहीं, ये आपके पास द 100th ऑफ या 1000th ऑफ और 1,000,000th ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह गया। अब जब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन आएगा, सबसे पहले ये रहेगा कहाँ पे? अगर इनकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यहाँ पे होती तो ये बराबर कंटिन्यूम ही होती, यानी कि मोल्टन सिलिकॉन मैं लूँ फॉर एग्जांपल, उस वक्त इसका यहाँ पे मोल्टन सिलिकॉन का यहाँ पे है इतना है, लेट अस सपोज 500 एंगस्ट्रॉम है उस वक्त इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है। सो मोल्टन सिलिकॉन विल एक्ट एज कंडक्टर, खत्म मसला, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी है पूरी, क्योंकि आपके पास नीचे से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कौन से? ये दो इलेक्ट्रॉन्स आसानी के साथ वट खा के आपके कंडक्शन बैंड में भी आ सकती है, यानी कि ऊपर जहाँ पे ये फ्री हो जाएंगे। असल में फ्री होने का मतलब है ये जीरो, यानी कि इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, और ये छू मंतर हो जाएंगे, आ जाएंगे उस बाहर वाले मेटालिक क्लाउड में। लेकिन हमें मोल्टन सिलिकॉन तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्रिस्टलाइज्ड सिलिकॉन। तो हम जो ही क्रिस्टलाइज करते हैं इसको, यानी कि और लाते हैं नजदीक, अब उस वक्त ये एक पर्टिकुलर पैटर्न से बंद हो जाते हैं, ठीक है। एक पूरा अभी मुझे पता नहीं, याद नहीं है वो क्यूबिकल पैटर्न या टेट्राहेड्रल पैटर्न या कौन सा पैटर्न है जिसके थ्रू ये बंद हो जाते हैं। तो उस वजह से उस वक्त क्या होता है, इसकी जो एनर्जी है वो फिर से स्प्लिट हो जाती है। अच्छा, ये जो बीच वाले आपके पास थे, जो अभी आपके पास स्प्लिट नहीं हुए थे, जो कंटिन्यूम बनाए थे, वो गायब हो जाते हैं और आपको एक अच्छा खासा बीच में एक एनर्जी गैप आ जाता है, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड एनर्जी गैप, ठीक है। अब जब आपके पास यही दो इलेक्ट्रॉन्स जो थे, अभी आराम से कहीं पे भी जा सकते थे थ्रू स्मॉल एनर्जीज, अब वो नहीं जा सकते हैं तो दो पर्टिकुलर लेवल जो आपके ऊपर है, अभी ये सारी लेवल्स यहाँ पे थी नीचे, अब इन्हीं में से दो ऊपर चढ़ गई, मतलब जो 4 इलेक्ट्रॉन्स को समा सकते हैं, और बाकी नीचे चली गई जो 4 इलेक्ट्रॉन्स को समा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। असल में ये होता है, ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, हमें देखना है ना सिलिकॉन असल में जब बनता है वो कैसे बनता है। सिलिकॉन एक जो है वो 4 सिलिकॉन के साथ क्या करता है ग्रुपिंग करता है। तो हर एक सिलिकॉन जो आपके पास है उसको क्या चाहिए? उसको 4 चाहिए, उसके पास 2 ही है, तो 2 है 4 चाहिए, इसको भी 2 ही है 4 चाहिए, इसको भी 4 चाहिए, इसको भी 4 चाहिए, इसको भी 4 चाहिए। तो एक को अगर हम देखेंगे इसके पास ऑलरेडी 2 है, तो ये 4 कहाँ से लेता है? इससे एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक, समझ आया? तो तभी जाके ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो स्ट्रक्चर बन जाने की वजह से चूंकि इसमें ऑलरेडी क्या आ जाती है, इसमें थोड़ी सी अपनी स्टेबिलिटी आ जाती है स्ट्रक्चर बनने की वजह से, इसीलिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन अभी मोल्टन सिलिकॉन में खुले थे, आराम से हो रहे थे, वो बॉन्ड करके अब क्या हो गए, वो थोड़े से सुकड़ गए, यानी कि उनकी एनर्जी अब आ गई स्टेबिलिटी पे, उनको अब अच्छी खासी एनर्जी चाहिए ऊपर ले जाने की, वही यहाँ पे हो जाता है। आपको एक फॉरवर्ड एनर्जी गैप प्रोवाइड होती है, यू गेट टू द CB, दैट इज कंडक्शन बैंड, जहां पे आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे दे विल बी इन दिस वैलेंस बैंड, जो आपके पास ऑलरेडी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। गॉट इट नाउ? यस सर, थैंक यू। शाबाश, टेकर्स। इंसुलेटर्स में क्या होता है? शाबाश, इसके बाद हमें पढ़ना है। देखो उसके बाद क्या, अब मसला है कि इंसुलेटर्स और इसमें क्या फ़र्क है सेमीकंडक्टर्स में। असल में जो हमारे पास पहली डिस्क्रिप्शन है दैट इज अच्छा, जो हमारा मटेरियल है, इज दिस मटेरियल ए मेटल और ए नॉन मेटल? ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास मेटल है ऑब्वियसली दे आर गुड कंडक्टर्स, ऑल मेटल्स आर, बचपन में भी पढ़ते, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो नॉन मेटल्स आपके पास बाहर के रहे, इसी के 2 हिस्से हो जाते हैं। तो एक को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स और दूसरे को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब जो आपके पास मेटल्स है,
ये कैसे लोग हैं जो मेटल्स बन जाते हैं? ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें नॉर्मली आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी कि जो अभी हमने बोला जब ये मेटल बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद नॉर्मली आपके पास हाफ आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं और जो आपका ऊपर हाफ है वो फिल्ड नहीं होता, जैसे आपने सोडियम में देखा। तो इजीली आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रैवर्स कर पाते हैं, दे गो टू द हाई एनर्जी लेवल्स एंड दे गेट फ्री। सो उनको हम मेटल्स बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप को ढूंढेंगे वो मिलेगी ही नहीं, इसीलिए हम बोलते हैं जो मेटल्स आपके पास है गुड कंडक्टर्स होते हैं, देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप। या अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को भी एज फॉरबिडन एनर्जी गैप माने तो हम बोलेंगे वहां पे बहुत ही कम फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है, दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या उससे भी बहुत कम। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत होता है। सो यहाँ पे असल में हम बोल ही नहीं सकते कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे बहुत कम हम सिंपली बोल सकते हैं एक्चुअली देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये कहाँ पे होता है नॉर्मली, जहाँ पे आपके पास जो हाईएस्ट शेल्स आपके पास होती है वो हाफ फिल्ड होते हैं, ताकि जब वो कंडेंस हो और आपके पास ऑर्बिटल्स बने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, या आपके पास जब इसमें क्या बोला हमने इसमें जो बैंड्स बने, तो वो जो बैंड्स आपके पास है कंडक्शन बैंड और जो आपके पास वैलेंस बैंड है, उनमें कोई इश्तियाक ही ना हो, मतलब करने फिक्री कुछ में कंडक्शन बैंड कुछ वैलेंस बैंड, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही होंगी। तो उसके बाद जो आपके पास नॉन मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स आपके पास इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, ये वो बंदे हैं जहां पे आपके पास इन दो में आ जाएगा फर्क एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। दैट मीन्स आपके पास एक बैंड ऊपर है, दूसरा बैंड नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो चीजें हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि जो ये नीचे वाला बैंड है इट इज कंप्लीटली फिल्ड, नीचे वाला बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, और जो ऊपर वाला बैंड है दैट इज ऑब्वियसली अनफिल्ड, पर उसमें कुछ नहीं है। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि आपके पास जो नीचे वाला बैंड है ये हाफ फिल्ड है, ऊपर कुछ नहीं, और ऊपर वाला भी आपके पास है, तो दिस इज योर, हाँ अब यहीं पे मुझे बोलना है। सो यहाँ पे जब ये कंप्लीटली फिल्ड है और ये अनफिल्ड है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेने के लिए यू हैव टू गिव सम एनर्जी, गिव इस क्वांटम ऑफ एनर्जी सो दैट इट विल गो एंड रीच हियर। ज्यादा एनर्जी देंगे तो इट कैन गो मूव टू हायर रीच, और ज्यादा एनर्जी देंगे इट कैन मूव टू हायर रीच, ठीक है, लेकिन रहेगा उसी बैंड में। तो अब ये किस पर डिपेंड करता है कि ये इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द width of energy quanta here. यह मोनमनी फॉरवर्ड एनर्जी गैप। सो एक पर्टिकुलर चीज जो हमें बोलता है कि वेदर ये बंदा जो है ये इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इस विड्थ पे। तो नॉर्मल इस्लाम में हम बोलते हैं कि अगर आपके पास ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा फॉरवर्ड एनर्जी गैप, ठीक है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर फॉरवर्ड एनर्जी गैप होगा इट विल बी इंसुलेटर। और अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इससे कम होगा फॉरवर्ड एनर्जी गैप, यू कॉल इट एज सेमीकंडक्टर। मगर ये सेट नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, यानी कि आपको कहीं पे भी किसी टेक्स्ट या रिसर्च पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि असल में खाली इस चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे अभी सिलिकॉन का आपने देखा, सिलिकॉन एक तरीके से फ्यूज हो गया, उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन गया, उसकी वजह से क्या हुआ था, जब वो मोल्टन फॉर्म में था तो वो पूरा कंडक्टर था, लेकिन उसके बाद जब वो फ्यूज हो गया और उसने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ले लिया एंड इट बिकेम ए सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द बाइंडिंग, it also depends on specially how the molecules are bound or atoms are bound। लेकिन ओवरऑल एक तरीका ये भी है देखने का कि अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एफईजी मिलता है, सो इट इज इंसुलेटर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास आपको देना है एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना है एक इलेक्ट्रॉन को, सो दैट इट मूव्स फ्रॉम द कंडक्शन बैंड, सॉरी फ्रॉम द वैलेंस बैंड टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। है समझ? अब जो आपके पास सेमीकंडक्टर्स हैं, सो सेमीकंडक्टर सिंपली इंसुलेटर्स ही हैं,
बट विद वेरी लेस FeG, ताकि इजीली आप कम ही एनर्जीज पे कम ही एनर्जी दे के आप उनको कंडक्टिंग बना सकते हो, वो कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि क्या इंसुलेटर जो आपके पास है, क्या उनमें सच में कोई कंडक्शन नहीं होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जब एनर्जी देते हो इसको, इंसुलेटर्स को, तो आपके पास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं, लेकिन उनका नंबर इतना कम होता है, इतना कम होता है कि वो उतनी करंट होती नहीं है जो चल सके। समझ आया? सो आपके पास चलने लायक करंट, जिसको हम बोल सकते हैं कि अब ये कंडक्टर है, तो उतनी करंट उसमें नहीं, आपके पास फॉर नैनो एम्पियर्स में करंट जाएगी। सो दैट वोंट बी टेकन एज कि ये पर्टिकुलर बंदा जो ये कंडक्टर है, तो आपके पास एम्पियर्स में या मिली एम्पियर्स या हंड्रेड्स ऑफ मिली एम्पियर्स में करंट जाएगी थ्रू सम पर्टिकुलर स्पेसिमेन, तो उसको हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। सो आप ये याद रखना से इंसुलेटर्स में आपके पास फॉरवर्ड एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 एंगस्ट्रॉम। फॉर एग्जांपल, गिव मी एग्जांपल, डायमंड। ठीक है, डायमंड को डायमंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट FeG। सो आपको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने हैं, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को from the valence band in diamond, so that it can move to conduction band and then it will conduct. So 6 electron volt for an electron means a very big thing. वो वोल्टेज के हिसाब से thousands of volts बन जाता है। ठीक है, because electron volt for an electron is a big thing, same way volts for the whole specimen will be a big thing. अब ये बंदा जो है यहाँ पे, इससे पहले भी मैंने बोला, अगर ये हाफ फिल्ड है, ठीक है, और and it is not a semiconductor, and if it is a conductor, it is a metal, ठीक है, then this particular thing would be called as valence band, it will be called as a conduction band। इससे नीचे जो आपके पास है that will be known as valence band, और ये जो आपके पास होंगे ये अपर कंडक्शन बैंड्स होंगे, और एनर्जी मिलेगी तो और ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि इंसुलेटर्स क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या है, और मेटल्स क्या है। शाबाश। और कोई सर, सवाल? जी। जो हम बताते हैं ना, मतलब जैसे सिलिकॉन में हमने देखा, उसमें जब कंटिन्यूस बैंड हमें बन गए पहले लेस देन 230, मतलब ग्रेटर देन 230 एंगस्ट्रॉन, जब लेस देन ये पहुंचे, जब उसने इक्वल पोजीशन पे पहुंचा, तो ये फर्दर स्प्लिट हो गया इनटू कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। हाँ, और उनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो फॉरवर्ड एनर्जी गैप, जो मतलब ना सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए नेसेसरी होती है। हम कह सकते हैं कि सो जैसे मेटल्स को ये ना कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स है, उनमें भी फर्दर स्प्लिट होती है एनर्जी आफ्टर एक्वायरिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मगर उनमें जो डिफरेंस होती है वैलेंस और कंडक्शन बैंड में, वो लेस देन, वो मतलब नेग्लिजिबल होती है कंडक्टर्स में, और बहुत ज्यादा होती है इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स में कंडक्टर्स के हिसाब से बहुत ज्यादा होती है इंसुलेटर्स में, क्योंकि मतलब होती है नेग्लिजिबल होती है। फर्दर स्प्लिट होता है। हाँ, जो आपके पास मैक्सिमम ऑफ द मेटल्स हैं ना, जो गुड कंडक्टर्स हैं, तो उनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप्ड है। ओवरलैप्ड का मतलब हो गया एक ही बात है, उनमें वैलेंस बैंड ही कंडक्शन बैंड है। लेकिन जो आपके पास इन सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें डिफरेंस होती है, देयर इज FeG, फॉरवर्ड एनर्जी क्या वहाँ पे होती है। और जो सोडियम है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है BCC, बॉडी सेंटर क्रिस्टल लेटिस, क्यूबिक। और सिलिकॉन का डायमंड है। क्रिस्टल हाँ लेटिस डिफरेंस होने की वजह से इनकी एनर्जी स्प्लिट हाँ, होने बिल्कुल, में ये डिफरेंस सारा जो होती है इट्स बिकॉज ऑफ द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, कि वो असल में ये क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ही बोलता है ना कौन कितना दूर रहेगा। है। एफिशिएंट कितना जैसे होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, तो पर होता है ऐसे पर मतलब उसमें उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं ना कि हाँ, वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट FCC होता है, क्रिस्टल हाँ, लेटिस। तो जो डायमंड स्ट्रक्चर है उसमें अपना अलग इंटरएटॉमिक स्ट्रक्चर रहता है, जब वो स्ट्रक्चर बना वही चीज़ इसको फिर कर देती है प्रॉब्लम। और दूसरा जो इसमें बॉन्डिंग होती है, कि आपके पास जो एक सिलिकॉन, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये 4 जो इसके हमसाए होते हैं वहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, उनसे ले लेता नहीं है, शेयर करता है। ठीक है, तो शेयर करने की वजह से इसकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, इट गोज टुवर्ड स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से फॉरवर्ड एनर्जी गैप जो है इट कम्स इनटू बीइंग। Now, hoka jaz. Sketch now. Murtaza Sumbura.
RC जो बोलते थे क्या पढ़ा हमने आज वही एब्सेंट है, उसको बहुत शौक था ये पढ़ने का। चलो कोई बात नहीं, टाइम हो गया। सर हाँ बोलो मोमिन। सर जैसे हमने कंडक्टर्स की वर्किंग पढ़ी, सुपर कंडक्टर्स कैसे वर्क करते हैं? सुपर कंडक्टर जो होते हैं ना वो हो गए कंडक्टर से, लेकिन एट वेरी लेस टेम्परेचर्स। नॉर्मली हम सुपर कंडक्टर कैसे बनाते हैं? सुपर कंडक्टर्स हम बनाते हैं व्हेन वी हैव टेम्परेचर्स सब जीरो टेम्परेचर्स, यानी कि हम उनको रखते हैं माइनस में। सबसे बेस्ट सुपर कंडक्टर होते हैं जो 0 केल्विन पे रहेंगे, क्योंकि जो आपके पास जो ही टेम्परेचर बढ़ता है ना इसमें इनको क्या कहते हैं मटेरियल मेटल्स में, उनकी रेजिस्टिविटी जो है ना वो बढ़ती है। वो क्यों बढ़ती है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तभी जाके हम आगे जा सकते हैं। तो उनकी, तो आप ये याद रखो, उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है व्हेन वी गिव देम, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मेटल्स। अब जो कि आप क्या करोगे, कम जब आप 300 केल्विन पे देखोगे तो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत डिक्रीज हो गई होती है। और जब हम क्या करते हैं, जब उन्हीं को हम 0 केल्विन पे ले जाते हैं या बहुत सब जीरो टेम्परेचर्स पे लेते हैं, वो बहुत तेजी से कंडक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी उस टाइप। और कुछ खास नहीं होता उसमें। अब नॉर्मली जो साइंटिस्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, हर रोज डिफरेंट अलॉयज और डिफरेंट मटेरियल्स पे काम कर रहे होते हैं, जिनमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए कि हाँ वो उनमें कंडक्टिविटी और बढ़ जाए, तो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। शाबाश। सर इंसुलेटर्स को क्यों नहीं हम बना सकते कंडक्टर्स? मतलब हम बहुत सारी एनर्जी दे सकते हैं ना ऐसे इन द हाँ फॉर्म ऑफ बनते हैं ना, आपने नहीं देखा इंसुलेटर्स कंडक्टर बने हुए? देखा है कभी? नो सर। देखा होगा, आपने नहीं देखा विजमल ना गसान? यस सर। विजमल ये गसान कितने गसान, आपके पास जो बीच में असल में क्या होता है, यू हैव इंसुलेटर, जो आपके पास स्पेस है ना बीच में, हवा जो है, हवा मत कंडक्टर है, हवा नॉर्मली इंसुलेटर है। लेकिन आपके पास जब इतनी एनर्जी ऊपर आ, जितना चार्ज जमा हो जाता है एक क्लाउड में, ठीक है, एंड देन एट द अदर एंड, यानी कि जो जमीन नीचे होती है, दैट इज एट अ डिफरेंट पोटेंशियल, यानी कि अगर वो वहां से प्लस 10,000 वोल्ट बन गया, नीचे आपके पास 0 वोल्ट जमीन है, तो बीच में ये जो कंडक्टर अब आ गया ना आपके पास इंसुलेटर, सोचना हवा, एंड जो हवा आयोनाइज गसान, आयोनाइज गसन मतलब क्या को बनिया, ये बनता है कंडक्टर। तो आपके पास जो विजुअल जो सोचना बराबर तक पर बोलते हैं बराबर बसान, जहां पे भी एक जिसको हम त्रट बोलते हैं, नार त्रट पे, व्हाट इज दैट, सोचनी की ना आसान, द होल एनर्जी जो आपके पास वहां पे जमा होता है, वो चार्ज, वो सारा क्या हो जाता है, वो इतना एनर्जी प्रोवाइड करता है कि आपकी जो हवा होती है, जो एक्चुअली इंसुलेटर, दैट बिकम्स अ कंडक्टर एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी। तो उसके बाद ये होता है, इतना ही नहीं, हवा, और हमने देखा हुआ है कि जो आपके पास सर्किट बोर्ड्स होते हैं, या जो हाई वोल्टेज सर्किटरी होती है, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो पोल ना सा लगे पोल, पोलन जब हम ये तार ना पोलो पे पकान, ये सीधे पोल पे होते हैं तारे, नहीं होती है ना? नो सर। फिर कहाँ पे, किस पे होती हैं? आपने देखा होगा जो पोल आसान तथ पे संकट लगे सो कतरे सो टू फिश, ठीक है, वो सिरेमिक की होती है, बिकॉज सिरेमिक्स आर बेस्ट इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। तो वहां पे वो लगा के होता है, उसके ऊपर से तार होती है, अगर नत शिश्रु पोल खड़ा आसन करे, अगर शिश्रु पोल पर सोत रहा हो तार तो सब मर जाएंगे। तो उस आयरन के पोल पे भी लगा के होता है, वो टोपी जैसी लगा के होती है, वो इंसुलेटर होता है। कभी कभी क्या हो जाता है काम, अगर वो वोल्टेज ज़्यादा हो गई और इंसुलेटर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा इंसुलेटर जो लगा के होगा, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, वो वोल्ट सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन थ्रू, अगर वही इंसुलेटर आप लगा देंगे ना किसको, ट्रांसमिशन लाइन को, जिसको 33,000 वोल्ट होते हैं या 11 लाख वोल्ट होते हैं, वो उसको टास निकालेगा सीधे, वो पूरा इंसुलेटर ही जल जाएगा। वाई? बिकॉज वो इंसुलेटर क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, तो उतनी ज्यादा वोल्टेज जो है वो उसको सीधे बनाएगा कंडक्टर, वहां से कंडक्ट करके उसमें वो जल जाएगा, और वहां से आपके पास ऐसी चीजें बहुत बारीक होती है। इसीलिए जब आप फॉर एग्जांपल ये भी ये करते हो, अच्छा हाँ, दूसरी एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, तशना सिंगल फेज और होता है 3 फेज। जो सिंगल फेज में बनते हैं ना स्विच या जो आपके बनते हैं ये सॉकेट्स, दे आर डिफरेंट एज कंपेयर टू 3 फेज।
सिंगल फेज में क्या, सिंगल फेज में आपके पास 220 वोल्ट होता है, लेकिन इसमें तो आपके पास 330 वोल्ट की 415 वोल्ट होता है बिटवीन द टू फेजेस, है ना। तो इसलिए यानी कि वोल्टेज ज़्यादा है, तो उनके जो स्विच होते हैं, उनके जो ये होते हैं इनको क्या बोलते हैं, सॉकेट्स, वो बड़े होते हैं, यानी कि दो पिन्स के दरमियान अच्छी खासी डिस्टेंस रखी होती है, ताकि जो बीच में आपके पास मटेरियल है, जो इंसुलेटर है, सो माइट ब्रेक डाउन। और जब आपके पास इंसुलेटर करता है ना कंडक्ट, उसको क्या बोलते हैं, शाबाश, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। यानी कि वो असल में ब्रेक डाउन हो, जो असल में कंडक्ट कर रहा होता है बेचारा, लेकिन हम उसको ब्रेक डाउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कंडक्ट करने के साथ साथ ही खराब हो जाता है। दैट इज नॉर्मली नोन एज ब्रेक डाउन। आया समझ? यस सर। और कोई सवाल? मुझे लगा आज सवाल बहुत उठेंगे, मगर सवाल आज नफर के काम नहीं, गलत बात है। तो कुछ ये CR हाँ मोमिन तय कुछ CR कोई नहीं सर। कोई नहीं। ना चलो उन्होंने आज से मेरी क्लास में आप CR हो, ठीक है। आपका काम है ये जो यहाँ पे है ना बंदे, ये तो सुबह से जल्दी जल्दी अटेंड करा कि कितने बंदे आए थे, कौन कौन आया था। यहाँ पे रोल नंबर है 4 9 10 15 19 26 29 32 34 36 37 39 41 43। मैं रखूंगा स्क्रीनशॉट उठा के सर। हाँ वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर स्क्रीनशॉट ही खाली नहीं रखने, फिर इसका थोड़ा सा बनाना वर्ड या एक्सेल में, ठीक है, ताकि कल को मुझे वो ज़रूरत लगे कंटिन्यूस असेसमेंट और एग्ज़ाम के टाइम। चलो मुझे लगता है काफ़ी हो गया आज। सर हमारी लैब है। नहीं लैब नहीं, मैंने एक्सटेंडेड क्लास ली ना, अभी 1:45 हो गए। एक्चुअली लैब असल में होनी चाहिए ऐसे कि आपको और कौन टीचर होता है इसके साथ लैब में? आपको सर हमें किस केमिस्ट्री है इस बार। केमिस्ट्री। यस सर। तो पहले रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। ये कब